लाइक तुम्हारी पीढ़ी दिखने वाली है, सो योर आइडेंटिटी और योर बेसिस विल नॉट गेट लोस्ट। डोंट वरी अबाउट दैट। So let me set up the PPT. Let me pull up my lecture notes. Hey, nice. Now it will be very funny अगर मैंने recording चालू ही नहीं करी है, देख के आ रहा हूँ क्या होता है। हाँ शुरू तो है भाई, 40 सेकंड कर रहा हूँ। अब रिकॉर्डिंग तब तक चलने वाली है जब तक इसमें बैटरी बची, और ये बैटरी चली गई तो आराम आराम करते हैं इसका। ठीक है, तो दिस वी हैव नाउ गाइस। ओके, मैं छोटा आउटलाइन दे देता हूँ आज क्या देखना है क्या नहीं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू ST प्रोसेसर, जो अपन एक्चुअल बोर्ड है, जो किट है, व्हाटएवर it is. How does that work with peripheral stuff like that? Today is going to be kind of an introduction to all of it as well. Basically, अपने बोर्ड में क्या है, कैसे है, किस configuration में है, इसका एक basic hit points मिल रहा है. We are not going to go deep into a particular processor or a particular peripheral of the processor. That is the point of the next lecture that we have. So lecture 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7. Past lectures are going to be about deep diving into select few peripherals, which we are going to have an overview of today. That sounds fair? ताकि तुम लोग को भी जो है 5 घंटा क्या बोल के गए ऐसे नहीं होगा. And I'll have a bit of easier time introducing everything and then going into the depths of everything. सब कुछ डीप में अच्छे से पढ़ा दूँगा, ठीक है? और आज का लैब लेक्चर जो है, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अपना लैपटॉप का क्लॉक स्पीड 3.3 गीगाहर्ट्ज़ होता है. अपने स्पेक्स पे तो देखा ही होगा, राइट? जब नया लैपटॉप ले रहे थे, SSD देखा होगा, ग्राफिक्स कार्ड देखा होगा, प्रोसेसर कौन सा है, AMD या इंटेल, ये देखा होगा, एंड कहीं पे कैसे क्लॉक स्पीड भी लिखा होता है, राइट? इसका मतलब नहीं पता ना किसी को, क्या इसका लाइक हाउ डज इट फील, ये कभी इसे विजुअलाइज करके देखा है? नॉट रियली, राइट? सो आई हैव अ छोटा सा डेमो एक्सपेरिमेंट व्हिच विल हेल्प अस डू दैट. कि यार क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग पावर को अपन क्लॉक स्पीड में क्यों मेजर करते हैं? व्हेन वी से वी हैव अ वेरी पावरफुल प्रोसेसर, we mean we have a high frequency or a high clock speed of processor, right? So what does it mean? How do we look at it? ये बहुत basic से experiment करने वाला है, but it will teach you as well. That sounds fair? So probably जो अपना lab session 3 घंटा नहीं चलेगा, it will probably be an hour or so. घंटा 1.5 घंटे का चलेगा at most. Then we'll have doubts, and then आप लोगों को अगर कुछ पूछना होगा कि doubts है lab session में, या फिर anything that you wish to know जो आपने कहीं से देखा हो, we'll have that. That sounds fair? रिकॉर्डिंग गाइस ये प्रोग्रेसिव थ्योरी लेक्चर में चलने वाला है, चलो बढ़िया, ठीक है. फाइन सर. अपना इमेजेस जो है ना वीडियो में डालने का ट्राई किया, बट इट लुक वेरी बैड. इसमें ज़्यादा दिखना I sound like such a boomer, right? Mouse control लेना आता है नहीं सर. अब देख रहे हैं फोटो इतनी बड़ी है तो स्लो ही लेना पड़ेगा. देख पा रहे हो क्या? जो भी ऐसे लाइंस बीच में रेक्टेंगल ऐसा आरो ये क्या है ये? हाँ बसेस तो है ये, बट ये ओवरऑल पिक्चर क्या है? ये वो माइक्रो कंट्रोलर जो अपन सीखने वाले हैं. This is the external, the zooming view of the microcontroller that we have all covered. ये STM क्या होता है? STM एक कंपनी है जो F407, F446 जो भी लिखा होता है क्या है? ये This is the internal architecture of the F4XX series of MCUs. Specifically this photo, it is of 405/407. इसमें आगे क्या होता है? 446 होता है, 429 होता है जो इसके पास है. अपन लैब में दिखाएंगे बाद में जो बोर्ड चल रहे हैं, ठीक है? सो फर्क क्या होता है बाकी में? थोड़े से हार्डवेयर पेरिफेरल्स इधर के उधर होते हैं, दैट्स मोटा मोटा यही काम है. अब अगर थोड़ा सा क्लियर होगा तो ये देखो यहाँ पर फ्लैश है और SRAM और एक 8 एक्सेलरेटर है. अपन इन तीनों के बारे में आज देखने वाले हैं कि क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? जो अपन कंप्यूट मेमोरी की बात करते हैं, we talk about
where does a code run, where are the values stored, जो अपना होता है, right? लैपटॉप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें RAM SSD is this. So फ्लैश और SRAM, ठीक है? Guess मारो RAM कौन सा SSD कौन सा है? Like लैपटॉप के कॉन्टेक्स्ट में can relate all of this stuff. Like SSD क्या है इस स्टेज में? And वो है उसके फ्लैश, सही है? और RAM is SRAM, which is quite obvious. ठीक है? अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है क्यों? क्योंकि if you look into the C code that you read, specific चीजें specific RAM और specific memories में store होती है. That sounds counterintuitive at first, but अपने scope का concept सुना है, global और local variable क्या होता है? So ये क्यों matter करता है? क्योंकि global variable एक अलग type of memory में जाता है, local variables अलग type of memory में जाता है. तो ये scope, lifetime ये सब बस बोलने की बातें नहीं है जो एक बहुत स्मार्ट बंदे ने हमने सब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया है. नहीं, दिस इज एक्चुअल मीनिंग ऑन वेयर डज स्टफ गेट प्लेस्ड ऑनटू हार्डवेयर व्हाइल द कोड इज रनिंग. इजंट दैट अ बिट कूल? यार मैं एक ग्लोबल करके कीवर्ड लिख दूं, दैट मींस द फिजिकल स्पेस वेयर व्हाटएवर I've tried to define and declare is getting stored at. Isn't that like feeling of bit power for narcissistic है, but मजा नहीं आता है इसको से, right? So this is what we are going to look at. तो मैं पता होगा कि I'm not sure, but we have Ethernet capability on our MCU. So मैं अपने STM board से I can connect to the internet, मैं Google browse कर सकता हूँ, and I can do all of it. जो भी अपन normal phones पे करते हैं, बस तुम बोलोगे यार ये Ethernet slot तो होता है नहीं, इस पे भैया पागल बना रहे हैं अपने को. मुझे लगता है कि यार कुछ भी बोलेगा अरे हम मान लेंगे कि नहीं, पता क्या है? There are two parts: Ethernet PHR, which is the physical layer of Ethernet, and then the actual MAC controller. Okay? Now MAC controller might not be the correct term to use here, but you can imagine कि जो slot होता है इसमें अपन Ethernet केबल डालते हैं, that is the MAC controller. ठीक है? उस slot में connector में क्या आता है? Ethernet के signals आते हैं, which are supposed to be internet per se, जो data आता है अपने को, right? That interacts with something onto the motherboard of your laptop. And वो जो something होता है that converts Ethernet, internet के जो भी signals है, onto electrical signals for your processor. यहाँ पे देखो Ethernet के मान लिखा है 10/100. This in our MCU space is that something which is on our laptops. Network card करके किसी ने कोई चीज सुनी होगी at some point. क्या होता था? एक ऐसा कार्ड होता था जो अपन physically insert करते थे अपने पुराने laptops में, and then we used to connect to the internet. This kind of works as that network now. It's the Ethernet PHY. 10/100 is the megabyte speed, exactly. 10/100 megabytes per second का speed. Now what does this mean? ये उस data rate के signals को interpret करके hardware में translate कर सकता है. So if I solder on Ethernet PHY onto the Ethernet MAC controller, ठीक है? I can then connect the Ethernet cable to the PHY, and then I can have Ethernet communication using a microcontroller. So you don't need a laptop for it, you don't need a क्या कहते हैं phone की ज़रूरत पड़ती है, फिर बहुत सा high end का processor नहीं चाहिए रहता है. You can get Ethernet connectivity on those simple Cortex M4 MCU as well. क्यों? क्योंकि it has a inbuilt Ethernet MAC controller. MAC controller इसमें पहले से बना होता है, ठीक है? यहाँ पर DMA करके एक चीज़ होती है, full form पता है किसी को DMA क्या होता है? Direct Memory Access, कभी ये term सुना है? Right, ये हो, ठीक है? DMA क्या होता है? ठीक है. So I divided it into memory per se, which is flash and SRAM, plus DMA and Chromat का थोड़ा सा part है इसमें, ठीक है? Then we'll go on to everyone's favorite GPIO. तो ये जो बड़ा बेस चीज़ है, इसी के साथ हम सबसे ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं, जिस पर गलत बात है, right? ये क्या होता है? इसके पोर्ट्स क्या होते हैं? इसके रजिस्टर्स क्या होते हैं? इसके बेसिक ओवरव्यू आज लेंगे. इस लास्ट टाइम में हमने देखा था क्या होता है, तो जस्ट क्विकली स्किम थ्रू इट. ठीक है, इसके मोड्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल एक्चुअली वर्क विद दीस मोड्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में विल गो इनटू द रजिस्टर्स, विल गो इनटू. अच्छा, बाय द वे, किसी ने ये देखा क्या कि जीपीआई का जो पिन होता है उसका हार्डवेयर कैसे देखता है कि यार इस पे मैं अगर 5 वोल्ट डाल दूँ, मेरे प्रोसेसर को कहाँ से पता चलेगा कि 5 वोल्ट डाला? उसको शॉक लगेगा तो पता चलेगा 5 वोल्ट डाला नहीं है. There's some sort of signaling circuitry. इनपुट मोड कैसे काम करता है, आउटपुट मोड कैसे काम करता है. फिर मैंने बोला था कि ऑल्टरनेट फंक्शनैलिटी होती है. एक पिन जीपीआई में भी काम कर सकता है,
It can work in I2C as well. It can might be able to work in SPI का कोई तो बिजनेस है. It might work on to some other function. ये कैसे होता है? इसका एक हार्डवेयर क्या है? जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको कहते हैं. मक्स आता है, नॉट गेट्स आते हैं, एंड और गेट्स आते हैं. इसका अपन सर्किटरी एक्चुअली देखेंगे. And we'll try and work out कि GPIO में 5 वोल्ट पे कैसे आता है, ग्राउंड पे कैसे आता है. That's how we're going to do it. फिर अगले लैब में we'll have a 7 segment का कोड. क्या जो बॉम्ब का टाइमर होता है वो कैसे काम करता है बेसिकली. ठीक है. Cool. So GPIO is a decent part of it. Then we'll go on to timers, counters and timers. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीका है. क्यों? क्योंकि आप किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के साथ काम करोगे, you'll have a timer और a counter. Whether you like it or not. कुछ तो कैप्चर करने के लिए, कोई सिग्नल जनरेट करने के लिए, कुछ कंपेयर करने के लिए और इंटरनल चीज़ें हैंडल करने के लिए. जिन्होंने जो थर्ड ईयर में जो फोर्थ ईयर में अभी माइक्रो कंट्रोलर्स का सब्जेक्ट होगा, हार्डवेयर डिले करके एक कॉन्सेप्ट आता है. अगर किसी ने कोई काम करा होगा तो हार्डवेयर डिले कैसे जनरेट होता है, टाइमर यूज करके होता है. विल लुक एट इट इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. डोंट वरी अबाउट इट. इसका आज क्या देखना है मेरे को, मोड्स क्या होते हैं, काम कैसे करता है, एग्जैक्ट सर्किटरी क्या होती है, ये विल टच ऑन द सर्किटरी. ठीक है. देन हाँ ठीक है, इतना सारा रहता है. या अब प्रोसेसर ऊपर. ठीक है. जो पेरिफेरल्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द चिप. हाउ द फक डिड इट टॉक टू ईच अदर. चलो बात करना बहुत दूर की बात है. हाउ डू दे कम अलाइव इन द फर्स्ट प्लेस. कुछ तो चीजें होगी ना उसको पावर देती होगी. कहाँ से आती है, कैसे आती है ना. वहाँ पे exactly. Perfect. So the last section of today's part is going to be clocks and buses. कि यार मेरे सारे पेरिफेरल जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर, how do all of these get power in the first place, and then how do they communicate with the processor and with each other. कैसे करते हैं? ETL का है. Buses, ASP, APP, AXI, these are terms that we should know. We'll have a brief look at what they actually mean. That makes sense. For all interesting areas, all I can sure. ये पढ़ लो एक बार. ये जो स्टैट्स होते हैं ना, एक बार देख लिया करो क्या होता है. नो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो इन्फॉर्मेशन. गूगल पे एक नया रिजल्ट लिया. ठीक है. क्या लिखना है यहाँ पे? अपना Cortex M400 something called as FPU, runs at 168 MHz. ठीक है. Designed for whatever. तीन लिखे हैं, पता नहीं क्यों लिखे हैं मैंने. रात को PPT बना रहा था तो. ठीक है. Our performance the student DMIPS/56 core mark, homework kind of. DMIPS क्या होता है, core mark क्या होता है. Just take a look at these things. Why? Because they are measures of the compute speed of any processor. पावर एफिशिएंसी अपन ने बोला था कि ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. क्या यूज होता है? Cortex M सीरीज पूरा बेसिकली मींस कम पावर बट डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस. ठीक है. सो दिस इज अ पावर मैट्रिक कितना करंट लेता है फॉर पर मेगाहर्ट्ज. सो ये क्यों मैटर करता है? सो व्हेन यू वर्क विद एम्बेडेड सिस्टम्स और प्रोसेसर्स एट इंडस्ट्रियल लेवल, स्पेशली इन द डोमेन विच IoT. क्या होता है IoT में? तुम डिवाइस लगा दो, उसको पावर दे दो और भूल जाओ. इट इज सपोज्ड टू बी दैट. अब अगर डिवाइस का लाइफ टाइम होना है, लेट्स से फॉर अ ईयर, कि भाई एक बार पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया, इट विल गो फॉर अ ईयर. अगर 3 हफ्ते में पावर ऑफ हो गया तो दिक्कत है, राइट? अब पावर ऑफ क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि बैटरी खत्म हो गई. क्यों खत्म हो गई?
कंजम्पशन उतना था, साउंड लॉजिकल राइट. सो ये कंजम्पशन कितना होता है वो यहाँ लिखो. सो व्हेन वी से चलिए what does it say? 238 microamps per megawatt. ठीक है. जितना मेरा sys clock रहेगा, जितना faster मेरा sys clock रहेगा, for every megahertz that I add, it will consume 238 microamps. ठीक है. So अगर मैं full पे run करूँ, 168 मेगा full पे run करूँ, calculate करना कितना आता है? Versus अगर मैं something around 84, something around 32, something around 16 megahertz per run at these things, calculate करो कितना आता है? Now why is this important? There is this thing called design considerations when you are designing a software, a system, not just software. ठीक है? क्या होता है design consideration कि यार मेरी requirement क्या है? साल भर चलना है, but मेरी ये requirement है कि इसका performance मेरे को must चाहिए. So now I have to make a choice. Do I run it at the full speed और मैं बड़ी सी बैटरी लगा लूँ उसमें, या फिर I run it on half the speed, I reduce the current consumption, but I go with the smaller battery. क्यों? ताकि system थोड़ा सस्ता मिले. So when you design a system, this is one of the important things that you should consider. Current consumption of your MC. ठीक है? Cool. और ये लिखा है concept levels बहुत सारे हैं, जैसे Ethernet, MAN, USB, OTG, camera interface पड़ा है इसपे, there's every single communication interface that you can think of, I2C, SPI, UART, UART, CAN, control unit, कुछ तो है, ठीक है? There is I2S, I2S लिखा है, it's I2S. I2S is specifically a protocol made for audio interference. Interference only audio interface. So, किसी ने कॉन्सर्ट देखा कभी? किसी का भी कॉन्सर्ट गया तो कोई लाइव शो देखा है? उसमें देखो ना जो गिटारिस्ट रहते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते हैं, उसमें जो पेडल्स रहते हैं, तो they like tap something and आवाज चेंज हो जाता है. They kick a knob and then there's distortion. I'm a guitarist, so ये तो बहुत ही पता है क्या होती है, but blues flex करना होगा. ठीक. So the point is that you have circuitry designed specifically to interact with audio signals. अब तुम ये सोचोगे कि ऑडियो सिग्नल से स्पेशल क्या है? जो सर्किटरी चाहिए, अलग-अलग डिवाइसेस चाहिए, क्या है क्या इसमें? सीधी सी बात है, नॉइस. External signals, external square waves and randomly कुछ भी चलता है, that can affect the quality of sound which I get. So जिस तरीके से, for example, मैं GPIO के पिन टॉगल को ट्रीट कर रहा हूँ, मैं उसी तरीके से गिटार के आउटपुट को ट्रीट नहीं कर सकता. ठीक है? क्योंकि GPIO का टॉगल जो है वो 5 वोल्ट की जगह मेरे रिसेप्शन पे का 7.5 वोल्ट आ गया, घंटा भर नहीं पड़ेगा. Why it is still considered logic है? मेरा GPIO ट्रिगर हुआ है, ये अभी भी मेरे MCU को पता चल जाएगा. ठीक है? बट अगर मेरे ऑडियो सिग्नल में 0.5 वोल्ट का इंटरफेरेंस आ गया कॉन्सर्ट गया, लोग टमाटर मारेंगे. ठीक है? So you need specific protocols which take care of something called as signal integrity. सुना क्या है? Quality of signal, pitch of the audio replicated, tone of the audio replicated. ये सब बहुत important चीजें होती हैं. For that we need special ways to handle these signals. One of them is I2S. ठीक है? अब तुम्हें से अगर कोई बोस सुना क्या है? या फिर फिर मार्शल ये कंपनी है. अगर ऐसी कंपनी में चले गए, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें एक्चुअली ऑडियो इंटरफेस डिजाइन करते हैं, you work with these things, especially I2S quite a lot. So इंडस्ट्री में जो कॉर्टेक्स M प्रोसेसर रहते हैं used extensively. One of the points why they are used extensively is that they have like great audio support. Now this might not be the most accurate description of things, but समझने के लिए वीडियो समझ. Sound good? ठीक है. ADC, DAC and timers ये ADC DC पता है क्या? Analog to digital analog. कुछ फॉर्म के अलावा कुछ नहीं पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है. We'll learn about these things. पूरा धीरे अपना इसके. Then there's FSMC, which is external memory controller. वही जो मैं पहले बता रहा था, वो ज़्यादा मेमोरी चाहिए. So this MCU specifically has a dedicated hardware block to interface with those things. तो स्टार्टअप कोड में भी बता रहा था एक्सटर्नल मेमोरी का इंटरफेस करना है तो कैसे करते हैं, लाइक वी गिव द पॉइंटर टू द एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस. बट ये सब हार्डवेयर लेवल पे कैसे हैंडल होता है? विद अ सेपरेट ब्लॉक इन इटसेल्फ, व्हिच इज कॉल्ड FSMC. साउंड्स गुड. ऐसे एक रिबन कीबोर्ड होता है, लाइक सो 8 या 16 डिपेंडिंग ऑन द बिट साइज रहता है. एक फ्लैट कीबोर्ड होता है जिस पे आके लग जाता है, एंड दैट्स हाउ दीस थिंग्स टॉक. इस पे
and wait, memory options. A can be flash 512 KB to 1 MB का flash होता है and 192 kilobytes का SRAM होता है. Again related to your laptop. 1 TB का SSD, 500 वाला GB का SSD, ठीक है? RAM कितना 8 GB 16 GB और यहाँ पे 192 KB होता है, ठीक है? और जो हमारे पास 500 वाला GB और 1 TB का SSD होता है 1 MB है, ठीक है? गीगा तो छोड़ ही दो, मेरे पास 1 MB का फ्लैश है, इसमें जो खिलाना है मैं वो खिलाऊँ. So again back to what I was saying in the first lecture, वो धीरे से क्यों करना होता है, वो अपने algorithms क्यों समझने होते हैं, ये हो चुकी है. So अगर कोई सवाल होना चाहिए मन में कि यार मैं तो एम्बेडेड वाला हूँ, DSA क्यों पढ़ूँ, इसके लिए, ठीक है? क्योंकि DSA सबसे फंडामेंटल लेवल पे जाके तुम ही लोग यूज करने वाले हो. The whole point of DSA क्या है, क्या DSA? It is nothing but tips and tricks on how to do two things. Get things done faster, which is reducing time complexity, and get things done in as small space as possible. जितना कम स्पेस में कर दो उतना. क्यों? अपने केस में क्यों? भाई है ही नहीं. डाटा कितना डालूं मैं? So अगर मैं इनकमिंग डेटा को एक पर्टिकुलर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकता हूँ ताकि वो मेरा फ्लैश मेमोरी कम खाए, ठीक है? ताकि अगर मेरे को सर्च करना है तो फट से हो जाए, अगर मेरे को स्टोर करना है, मेरे को फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है तो वो बहुत जल्दी से मिल जाए मेरे को. ये सब अगर करना हो फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव, यू हैव टू लर्न DSA फॉर दिस शिट. सो लीड कोड खोल लो, कोड फोर्सेस खोल लो, कॉन्टेस्ट लिखना शुरू कर लो, एंड डोंट गिव दिस एक्सक्यूज टू योरसेल्फ कि नहीं मैं तो एम्बेडेड वाला हूँ, मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे को हार्डवेयर आता है इसलिए मेरे को DSA नहीं करना है, ठीक है? अगर कोड लिखना चाहते हो तो करना पड़ेगा. However, जो तमाम दुनिया में देखते हो ना किसी का कोर्स तरीके क्या कर भैया दिन जो पढ़ाते रहते हैं, इट इज क्वाइट ऑप्टिमाइज्ड फॉर वेब एप्स एंड वेब थिंग्स, ठीक है? वेब और ऐप डेवलपमेंट अपन क्यों यूज करते हैं? ठीक है, मैं फंडामेंटल डेफिनेशन चेंज नहीं करूँगा, बट द वे वी यूज दीस थिंग्स इज क्वाइट डिफरेंट एज वेल, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल लिंक्ड लिस्ट और अरे, इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्यों यूज करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन आर्किटेक्चर. क्यों? देयर इज अ वे दैट वी एम्यूलेट मेमोरी. देखो देयर इज दिस कॉल्ड सूडो मेमोरी जो एम्बेडेड सिस्टम्स में अपन क्वाइट ऑफन यूज करते हैं. तो बेसिकली जो अवेलेबल मेमोरी है अपने पास उसमें से एक चंक जो है मैं पहले से एलोकेट करके रखता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास एक फिक्स्ड साइज का डेटा आने वाला है और मेरे को उस पर ऑपरेशंस करने हैं. So if I have a dedicated bit of memory allocated पहले से ही, मेरे को हर बार सिस्टम को फोर्स नहीं करना पड़ता कि चेक कर लो कितना मेमोरी बचा है, अगर इनफ मेमोरी बचा है तो एलोकेट कर दो, वो रैंडम एड्रेसेस पे होगा तो भी चल जाएगा. नहीं, आई नीड कंटिन्यूअस मेमोरी. अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 1024 बाइट्स का डेटा रिसीव करना है, ठीक है? What is the usual way that we would do this? Chलो I'll explain this already. मेरे पास ना सैंपल्स आ रहे हैं, मैं एनालॉग वेव को मेजर करना चाहता हूँ, and I'm getting 1023 samples in 1 second. I need to read all of these and then process something on the basis of these samples. ठीक है? What is the best way to store these samples or to get these samples in the first place? तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इसके लिए? What is a buffer? बफर क्या होता है? बहुत क्लोज बात है. नहीं, अब बहुत दूर जा रहा है. टेम्परेरी मेमोरी है मानता हूँ मैं, बट चलिए इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ डू यू राइट अ बफर? हाउ डू यू एलोकेट अ बफर? जिंदगी में जो सबसे पहला डेटा सेक्टर सीखते हो ना, दैट इज योर आंसर. यस, डमासेस. अरे बोला करो भाई, क्या बार-बार तो गालियां देना उनको. ठीक है, अरे क्यों होता है? अरे डिफाइन कैसे? हाँ, अरे एग्जैक्टली नहीं बोलो, यही चाहता हूँ मैं, बोलो. डेटा टाइप एरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या रहता है? साइज रहता है. इसका मतलब क्या होता है?
कि जितना साइज मैं दे रहा हूँ और जिस डेटा टाइप को मैंने डिफाइन कर रखा है उतने कंटिन्यूअस ब्लॉक्स रहते हैं मेरे पास। सही है। अब कंटिन्यूअस ब्लॉक्स है, इसका क्या मतलब है? उसको एक्सेस करना फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? मेरे को नेक्स्ट एड्रेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे को पहले से मालूम है कि अगर पहला सैंपल 0 पे है और अगर मैंने फ्लोट डिफाइन कर रखा है तो अगला सैंपल 4 बाइट बाद ही रहने वाला है, उसके बाद भी 4 बाइट बाद ही रहने वाला है। सो ट्रैवर्सिंग बिकम्स इजियर। मेरे को अगर इसको इंटरप्रेट करना है, वो बफर को उठा के रीड करना है, इट बिकम्स इजियर फॉर डू इट विद एन अरे। सही है। मैं लिंक लिस्ट लगा सकता हूँ, जरूरत है नहीं। सो दैट वाज माय पॉइंट। यार इस वर्चुअल की वजह से डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, लिंक लिस्ट का भी रिक्वायरमेंट आता है तो वो बहुत अलग जगह में आता है, बहुत अजीब तरीके से आता है। चलो इस पे ना ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा कोड है, आज शो यू करना कि जस्ट फॉर हिंट पैडेड स्ट्रक्चर्स करके एक चीज होता है, कभी सुना नहीं होगा, बस देख लोगे क्या होता है। समझो? चलो मैं भी अपने बात करते हैं। तो क्लास में क्या दिया, इसको क्या होता है, क्या क्या होता है, what is flash? It's where you can read and write data quickly as compared to normal traditional logs. Yeah, not really. In fact, it's quite wrong sometimes because it's not the fastest way to access data. Flash is not the fastest. Now I know that the name says flash, but it's not actually explained. यही तो अच्छी बात है। अरे वॉलेटाइल होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है, लिखा है यहाँ पे। So it is the non-volatile part of our memory. What does that mean? Non-volatile का मतलब क्या होता है? So exactly that. Power off करने के बाद जो चीज़ उसमें stored होती है, they don't get erased. They don't get erased on the original power set. ठीक है? ये erase क्या होता है? Rewrite क्या होता है? हिंदी reprogram है. So जब अपन कोड रन करते हैं तब इसमें कुछ राइट शायद ही होता है, नॉट एवरी सिंगल थिंग इज रिटन इनटू। ठीक है, जो कोड रन के टाइम पर अपन मेमोरी यूज करते हैं दैट इज इन एस टाइम, जो अपन बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो कोड रन करके पहले चीजें लिखी जाती हैं। चलो मैक्रोस वाला ये जो क्या होता है, मैक्रोस MACROs, हैश डिफाइन बोला जाता है, ग्लोबल डिफाइन। तो उनकी स्पेशल चीज क्या होती है, व्हाई आर दे कंसीडर्ड अ बिट स्पेशल? Because they are stored into the memory before your program is loaded. Q. Because when you define a macro, it is assumed that it is needed for the runtime operation of whatever code you are writing. Global variables क्या होता है? मैं बोला था ना global variables क्या है? Global variables are stored in the non-volatile memory. जो कि अपन const करके या फिर हाँ सुन static तो not sure होता है नहीं आपको, but const अपन अगर कीवर्ड भी सुना होगा, ठीक है? क्या होता है ये? बेसिकली टेल्स द कंपाइलर कि इसको छूना मत, ये अगर मैं कोई चीज डिफाइन कर रहा हूँ कौन सी उसके इट इज गोइंग टू स्टे द सेम। व्हाई? लिखा है सामने, इट इज स्टोर्ड इन द नॉन वोलेटाइल, वो चेंज नहीं होना है, बट राइट अवे हो स्टैंड। साउंड्स गुड? ठीक है। अब रिटेन्स डेटा विदाउट पावर। सो वंस यू राइट समथिंग ऑन द फ्लैश, पावर ऑफ कर दिया, पावर ऑन किया, and you try and read something, it is going to retain the same method. या फिर पहले तो एग्जीक्यूट हो गया, that is whole point. अब इस पे अपन क्या क्या राइट करते हैं? बूट लोडर करके एक चीज बोली थी मैं, जो लोग पहले आए थे, क्या लगता है बूट लोडर कहाँ रहता होगा? So boot loader, like I said, it is the startup code which runs when you power something on. अगर मैंने पावर ऑन किया तो मेरे मेमोरी में बूट लोडर है ही तो दिक्कत हो जाएगी। डिलीट में आप डन दिस, बूट लोडर बना दिया है, मैंने बहुत ज़्यादा अपने स्किल पे एक्सटर्नल डाउनलोड करके फ्लैश करना पड़ता है, it's another story. So the startup code or whatever is required for the normal operations to happen gets written on the normal time, not short story. इसीलिए अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपने लैपटॉप में is written onto the SSD. क्यों? पार्टीशन करते हैं, उसमें थोड़ा ब्लॉक स्टोर करते हैं, इसमें UEFI रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल सब जाता है, देखा होगा राइट? ट्राई किया होगा इसमें। सो दिस इज व्हाट इट मींस कि एनीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन विल बी स्टोर्ड इन दैट।
लगा सकते हैं केस में इट इज वही 512 केबी या फिर एट मैक्स 1 MB का होगा। ठीक है, अच्छा सो एक्सेस कैसे किया जाता है? मैं एक बिट बाय बिट रीड करूंगा नहीं इसमें, देयर हैज टू बी सम वे और सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू एक्सेस दैट। ओके, सो दिस थिंग इज कॉल्ड पेजेस एंड सेक्टर्स। ठीक है, go and read about this कि sector access क्या होता है and what are pages in a memory, then you will come across this term called a journal in the memory। ठीक है, और थोड़ा basic explanation अगर दूँ, pages are chunks of the flash memory। I can define a page to be kilobyte, 1024 bytes का एक पेज। जब मेरे को फ्लैश में कुछ तो रीड करना होता है, I will read it page by page। मतलब एक बार रीड प्रेस किया मैंने अपने बोर्ड से, then it will give me 1024 bytes at once। It will give me a page at once। It will give me multiple pages at once। ठीक है, और अगर एक छोटा सा जो exposed part होता है मेरे non-volatile memory का, that is byte writable, word writable, half word writable। byte writable मतलब it's quite clear कि एक byte का डेटा होता है, लेकिन word मतलब word and half word is much more bytes, like 8 bytes is a word, 4 bytes is क्या होता है हाफ वर्ड, ऐसे एक्सेस। ठीक है, करेक्ट मी ऑन दैट, मैं श्योर नहीं हूँ कि वर्ड का साइज और हाफ वर्ड का देखना, लेकिन किसी को देख के याद आ जाए कितना होता है तो मेरे को करेक्ट कर देना। ठीक है भाई, this is what I meant, sectors और 16 kilobytes per sector और इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इसमें फ्लैश एक्चुअली होगी 4 सेक्टरों के 16 किलोबाइट से, एक सेक्टर के 64 किलोबाइट से और 7 सेक्टरों के 128 किलोबाइट से। अब ये सेक्टर का मतलब क्या है? अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग पार्ट ऑफ द नॉन वोलेटाइल बिट ऑफ आवर एमसीयू गेट्स स्टोर्ड। सो बूट लोडर जो है वो अलग सेक्टर में जाएगा, जो एक्सपोज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, भैया इतना है आपके पास, आपके कोड का जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स है, जो भी मैक्रो है, वो इतने में ही लिखना है, दैट इज वन ऑफ दी सेक्टर। ठीक है, लास्ट नंबर ओटीपी क्या होता है पता है किसी को? जो अपने फोन पे आता है वो लिखना है, वन टाइम पासवर्ड बोलोगे तो। ठीक, इट इज समथिंग कॉल्ड एज वन टाइम प्रोग्राम। सो अपने फ्लैश में जैसा सेक्टर होता है, सो ओटीपी सेक्टर कहते हैं, जिसको आप एक बार प्रोग्राम कर दोगे, इट विल नेवर एवर बी एबल टू रिटर्न टू अगेन, फिर से आप कभी नहीं कर पाओगे। So much so कि OTP पे आपको जो भी लिखना होता है, that is done during the process of installing this onto the actual MCU। So ये आप कोड के थ्रू बहुत सारे different tricks यूज करके कर सकते हो, but usually when it is manufactured, तब ये सेक्टर उसके लिए रिजर्व हो जाता है। Once you write something to this sector using a single piece of code, it is locked। इसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, cannot write to it। अब इसके बहुत सुंदर एप्लीकेशन होते हैं। You can do a lot of very elegant pieces of software using OTP function। For example, मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर मेरा प्रोडक्ट किसी ने कॉपी कर लिया, स्कीमेटिक बाय स्कीमेटिक, पार्ट बाय पार्ट, कोड का हर एक लाइन कॉपी कर लिया, I can still ensure that whatever applications I have written for my device will be run only if it has been made by me। फिर मेरे को छाप भी देगा तो भी वैसे नहीं करेगा। कैसे? क्रिप्टोग्राफी पता है तो क्या होता है? बिटकॉइन नहीं, जो एक्चुअल की साइफर्स होते हैं अपने स्क्रैम एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन जो होता है। सो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे काम करते हैं? एक एल्गोरिथम होता है एन्क्रिप्शन का, एक की होती है, यू रन योर डेटा थ्रू द एल्गोरिथम, थ्रू द एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, की के साथ वेरीफाई करते हैं, देन यू डू सम स्टफ, राइट? अगर मैं मेरी की जो है वो ओटीपी में लिख दूं, ठीक है, जो एन्क्रिप्शन की है तो ओटीपी में डाल, ठीक है, तो मेरा बोर्ड अगर छाप रहा है तो की पढ़ पाएगा, चलो ठीक है, पढ़ भी राइट कर पाएगा, नॉट रियली, कि मैंने टेक्निक यूज किया उसको पहले रखे, मेक सेंस? ठीक, उसने मेरा फर्मवेयर कॉपी कर दिया, उसके साथ कॉपी कर दिया, बट मेरे फर्मवेयर में एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम इनबिल्ट है, उसको की का एक्सेस नहीं, उसके बोर्ड पे मेरा फर्मवेयर रन करता है,
नॉट रियली, मैंने कोड ही ऐसे कर रखा है जब तक वेरिफिकेशन होता है प्रोडक्शन नहीं sounds decent enough. So this is one of the uses of OTP for hardware security purposes, for encryption purposes. This is quite interesting and industry में बहुत widely used किया है. So do look up something called as OTP memory has uses. अगर कभी फ्री टाइम मिलता है और थोड़ा पढ़ने का मन करे तो अब you can check fuse. yes. Quite literally yes. जो fuse का part होता है, software defined fuse हम कैसे लिखते हैं? That gets written into the OTP bytes of any particular device. Now, how do we talk to this? How do we access this? It's quite simple. जो अपना architecture और architecture दो types of data, एक data and instruction. तो दो buses, एक I core bus which is the instruction core bus and the D core bus which is the data core bus. It's quite simple. इसमें कोई अलग से चीज़ है नहीं, but समझने के लिए बहुत simple कर रखा है. There are two separate buses which go from the flash to the MCU and back. और बहुत छोटा छोटा है. लेकिन यहाँ पे D बस है, यहाँ पे I बस है, यहाँ पे S बस है, बस एक ही बात है. यहाँ पे MUX है. So ये D बस है, that is a data bus, and जो I बस है, that is instruction bus, which goes from obviously the Cortex M4 CPU to the flash memory via some other MUX and DMUX hardware architecture. But this is the basic understanding that you should have. दो buses होती है, but two separate. It's quite simple. Next is quite simple. The SRAM part, which is जो अपना फोन का RAM होता है, जो अपन अब स्वाइप कोड करके क्लियर करते हैं अपने फोन में. जब 50,000 खुले हो जाते हैं पास, फोन थोड़ा लैग करना शुरू कर जाता है, या इनकॉग्निटो टाइम में बंद कर पाते होंगे तुम लोग, जब कोई आ जाए मुंह में तो जो वो ओके वेरी बैड जो होता है. वेरी सॉरी. But yeah, the point is, it is the volatile memory of our MCU. रन टाइम पे जो भी अपना कोड का प्रोसेसिंग होता है, फॉर एग्जांपल कोई काउंटिंग ऑपरेशन है, फॉर लूप लगा दिया तुमने, कहाँ प्रोसेस होगा? फ्लैश में नहीं आप नॉर्मल टाइम में थोड़ा ना कैसे करोगे, बट ऑब्वियसली तो ये अंदर रखना है कि अच्छा स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है, किसको होता है? वेबसाइट की बात नहीं करता हूँ. इट्स अ वेरी फेमस प्रोग्रामिंग वेबसाइट है जहाँ पे लोग एक दूसरे को रोस्ट करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा रोस्ट होने के बाद डाउट भी सॉल्व हो जाता है वहाँ पे कभी तो, ठीक है. बट स्टैक ओवरफ्लो का मतलब ये होता है दैट यू डू सम इनफाइनाइट रिकर्जन, ताकि आप इतना रन टाइम पे इतना डेटा जनरेट कर दो कि क्वाइट लिटरली एक्सीड्स द मेमोरी दैट यू हैव अवेलेबल. मेरे पास 192 KB है, ठीक है. मैं अगर एक फाइल में S कैरेक्टर राइट कर रहा हूँ और मैं उसको इतने बार राइट करूँ, कैरेक्टर का साइज क्या होता है? 1 4 क्या 1 बाइट होता है ना कैरेक्टर, ठीक है. तो 192 किलोबाइट्स का रन टाइम मेमोरी है मेरे पास. अगर मैं उसको 193 लाख टाइम्स अगर राइट कर दूँ उसको, तो वोल्टा मेमोरी खत्म, ओवरफ्लो हो गया. फिर क्या होगा? सेगमेंटेशन मॉड इसको बताया गया होता है. सेट फॉल्ट वेरिएशन है अभी लीड कोड पे जब बहुत भद्दा सॉल्यूशन लिखते हो तुम लोग, मैंने बहुत बार कहा है चिंता मत करो. सो सेट फॉल्ट का ये मतलब होता है कि यू रन आउट ऑफ अवेलेबल मेमोरी. आपका जितना मेमोरी अवेलेबल है उससे ज़्यादा टाइम आप उसको राइट करने जाते हैं, द मेमोरी ओवरफ्लोज एंड गिव्स अ फॉल्ट कि भैया रुक जा, बस कर दो. नींद देखा ना, एक बंदा रोता है, हाथ जोड़ते हैं, बोलते हैं बस करो भाई, तो लिटरली स्टॉप तुम्हारा MCU कह रहा है बस कर रही हो गया, ठीक है. गुड. स्टैक की वेरिएबल्स आर ऑल स्टोर्ड हियर, ठीक है. तो स्टैक में हीप टू टाइप्स ऑफ रन टाइम मेमोरी सबको ऊपर से बताओ. हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर रखा था कि क्या होता है. चंक ऑफ मेमोरी होता है जो मैनलॉक जब अपन कॉल करते हैं तो उनको जाके असाइन होता है, फिर वो कहीं पे भी हो, कंटिन्यूअस होना हो, वी डोंट रियली केयर अबाउट इट, ठीक है. स्टैक एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट स्टैक इज, आई एम अज्यूमिंग क्लास में बहुत बार बोल चुका हूँ. वेरिएबल्स जो अपन इंट फ्लोट जो कि अपन डिफाइन करते हैं, जो कि अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, एवरीथिंग इज रिटन इनटू द रन टाइम, व्हिच इज वो नीचे होता है ना, डिपेंड करता है कैसे डिक्लेयर करना है.
It's not always in the heap or always in the stack. You can define where it gets placed. In global structure, for example. ग्लोबल यूजर हो गया समझ मैं वो बता दूं ठीक है हां दिस इज जीरो वेट स्टैक से बात करना नहीं सो ऐसा तो क्या सीन होता है अगेन लाइक आई सेड इन द क्लास मेमोरी का कॉन्टेक्स्ट देयर आर बसेस टू एक्सेस इट राइट बट जहां पर भी बस ये शब्द आ गया वहां पे डिले आता है क्यों बिकॉज़ योर डेटा इज टू फिजिकली ट्रैवल फ्रॉम द मेमोरी टू द सीपीयू एक तरह से यस परफेक्ट सो अगर मैं कोई एप्लीकेशन कर रहा हूँ मेरे को बहुत क्रिटिकल टाइम में डेटा चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना वो फ्रेज है ना आई वांटेड इट यस्टरडे तो अगर वैसा कुछ सीन हो जाए अब मेरा फेवरेट एग्जांपल मुझे आ जाता है कंट्रोल सिस्टम है उसका मेरे को ट्रस्ट वेक्टरिंग करनी है आई नीड एज सून एज पॉसिबल ठीक है वरना भेजना था पाकिस्तान चला गया कहीं जो पिछले एग्जांपल ठीक तो उस केस में देयर इज अ बिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड एज CCMS इसका फुल फॉर्म है कोड कपल्ड मेमोरी एसएनआर ठीक है व्हाट दिस मींस इज इसमें गारंटी है कि आपकी सीपीयू साइकिल वेस्ट होगी as soon as the CPU issues an instruction to fetch something from the SNR there are no wasted cycles or as we like to call it wait cycles of the CPU अब wait cycle क्या होता है अपना CPU फंक्शन कैसे करता है फंक्शंस ड्यू टू क्लॉक सिग्नल स्क्वायर में होता है क्लॉक क्या होता है विल टेक ठीक है सो अपना दिन कैसे मेजर करते हैं वी मेजर इट इन सेकंड्स हां ठीक है माइक्रो मिली मत बोलना घंटे मत बोलना द unit we are comfortable with as of now is seconds if I want to go from here out of that door I take 5 seconds ठीक है मेरे को अगर 100 मीटर्स भागना है I take मैं तो लूंगा 12-13 सेकंड मुझसे मोर डबल 9 सेकंड के लिए ठीक है so in terms of CPU we measure everything it does in terms of seconds or sorry in terms of clock cycles ठीक है अब क्या लिखा जीरो वेट स्टेट एक्सेस गारंटी जीरो वेट स्टेट एक्सेस इसका ये मतलब जिस साइकिल पे मेरा फेच इशू हुआ the CPU does not have to wait for another CPU cycle to get the data जैसे इशू गया वैसे आ गया बाकी जो SRAM में पड़ा है अपना जो नॉर्मल SRAM उसमें क्या होता है it will जब मैं पाइपलाइन में पहुंचा था लास्ट टाइम देखा था there will be a fetch then a decode and then the execute जो CPU instruction है CPU ने अगर fetch some bytes of data from this address ये अगर instruction दिया it will fetch the instruction first it will decode कौन से byte में कितना data लेना है then it will execute which is the actual process of going to that address in the memory and getting the data written there ये अगर नहीं करना है मुझे I can simply define some data in the SRAM हम वहाँ पर डालते हैं and get it as soon as I fetch it और get it as soon as I fetch it ठीक है important क्या होता है ये अपने को रियल टाइम में टास्क करना है कुछ जैसे एकदम जान मार के नुकसान हो जाएगा बाइकर्स अपना एग्जाम्पल ABS ब्रेकिंग करना है ठीक है तो कितने फोर्स से ब्रेक लगना है इसका कैलकुलेशन है अगर मैंने CCM SRAM में कर दिया तो मेरे को जो कांस्टेंट मिलेंगे मेरे कंट्रोल सिस्टम के लिए वो फट से मिल जाएंगे आई कैन ब्रेक अ बिट बेटर sounds good now it is but natural कि this is very limited portion of the SRAM सवाल आता ही होगा ना कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो पूरा SRAM में क्यों नहीं डाल देते हैं वहाँ पे because हार्डवेयर की जगह नहीं you cannot have every single bit of your RAM as code coupled memory there's a very specific pattern which happens for example interrupts सारे सिग्नल में इंटरप्ट हो नहीं सकते कुछ पर्टिकुलर इंटरप्ट्स होंगे इंटरप्ट्स क्या होंगे आज देखना है so this was a bit of the SRAM which is fine is like elementary LCD capture yes right so the shared memory का concept है this was literally coupled with the actual what I'm saying so यहाँ पे actual flash है यहाँ पे ऐसा it goes through a mux and then it accesses for the data bus and then the data goes to the production of CPU code coupled RAM कहाँ पर है data bus से सीधा coupled है there's no mux there's no other sources of interrupts that can possibly happen सीधा bit of 64 kilobytes of RAM has been assigned directly to the MCU
भाई तू बोल और मिल जाएगा ओनली 64 किलोवाट इसमें जितना फिट करना कर मेक सेंस यार पता है मैंने ये फोटोज पीपीटी में मैंने ट्राई किया पर इतना भद्दा क्वालिटी हो जाता है ना कसम से बता क्योंकि 2-3 डाल के नहीं cool so flash SRAM cleared क्या होता है we will next move on to the next bit external memory controllers again बहुत छोटा सा सेक्शन रखता हूँ मैं इसका मैंने जो लेक्चर नोट्स बना रखे हैं I have explained a bit in detail there अभी के लिए इतना समझ लो there are types of memories what do I mean by this memory क्या होता है ट्रांजिस्टर्स होता है इट्स लाइक बफर्स होते हैं थोड़े से जो लाइन में लगे रहते हैं किसी के साथ एंड देन दे आर पुट इन अ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक्स इतना तो क्लियर है राइट सो मैं किस तरीके का गेट यूज कर रहा हूँ मेरा बफर बनाने के लिए उस बेसिस पे मेरे मेमोरी का टाइप जो है वो डिफाइन है किसी ने NAND और NOR फ्लैश ऐसे सुना है किसी ने ठीक है इसके एक और है NOR and NAND फ्लैश उसी बात है so NOR and NAND flash का मतलब क्या होता है the type of gate which is used to make that flash memory defines the type of it it is but natural कि अगर मैं different तरीके का gate use कर रहा हूँ उसका इंटरफेस भी अलग से करना पड़ेगा make sense right जिस तरीके से मैं NOR flash memory मतलब क्या NOR gate use करके बनाई हुई flash memory NOR gate ऐसा array करके बना दिया it's not NAND flash क्या होता है NAND gates की line use कर दी and I've made a stick of memory that's NAND cool जिस तरीके से मैं NAND flash को signals दे रहा हूँ और जिस तरीके से NOR flash को signals दे रहा हूँ they will be bit different क्या gate different है तो signal भी अलग होगा and is then you know biological extension अगर signals अलग है so जिस तरीके से मैं उसके साथ hardware level पे interface कर रहा हूँ from an MCU perspective that has to be a bit different as well सही है ये करने के लिए we have FSMC का जो पूरा ब्लॉक है that handles these 3-4 टाइप के external memories आप SRAM लगा दो ESRAM लगा दो NOR flash लगा दो NAND flash लगा दो it has dedicated blocks with separate pins for each type of memory so you know ठीक है मैं इसका marks दिखा रहा हूँ कैसे होता है right and it also gives AHD access now अपन ने buses के बारे में डिस्कस किया था when we were talking about all this introduction था so AHD is a type of bus. It's an advanced AHD is advanced high speed bus. And there's APB which is advanced peripheral buses. We'll take a look at these things. But AHD क्या होता है? It is nothing but a protocol which is defined to give access to data. Quite good. ठीक है? FSMC करता क्या है? जिस भी तरीके का आपने external memory interface कर रहा है, it will translate the signals from the external memory to AHD signals. Conversely, it will translate AHD signals onto what can be understood by the external memory. Make sense? Think of it as Google Translate. तुम उठ के अगर जापान चले गए, तुम्हें बस हिरोशिमा कहाँ जाती है, कौन सी बस हिरोशिमा जाती है, ये अगर पूछना है, you'll record your phone, you'll put in which bus to take for going to Hiroshima and Nagasaki. सामने वाला बंदा कुछ तो जापानीज में बोलेगा you will understand that that's how FSMC works you like the MCU is you and the external memory is the other person if he does not speak your language that's the whole thing of FSMC okay NAND card or NAND memories are obsolete in today's world no not really see no memory is obsolete especially these days memory obsolete भी होगा obsolete का मतलब क्या है it can be faster or can be slower nothing so it will still exist there is still slow memory but it will still exist it just won't be used as widely but we have newer memory technologies ठीक है but it is still there it is still used in some applications कुछ legacy products होते हैं जो पिछले 25 साल से change हुए हैं why because they have been installed in environments where you cannot go and reinstall something else so there is things like these just exist मैं बोलता ना FSMC का मार्क्स दिखा दूंगा तो ये होता है ये जो होता है एक क्लॉक आती है और एक AHD के साथ कनेक्शन होता है ठीक है
there's some configuration registers for your FSMC. Basically, you need to tell your FSMC कि यार कौन सा इतना मेमोरी आ रहा है, कैसे सिग्नल चाहिए, किस स्पीड पे अपना एक्सेस चाहिए, and there are a bit of configuration parameters. Think of using this in your Google Translate to tell it that कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है या फिर मैं कौन से लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ तुमसे. तो तीन पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे हैं. That's what it will be configuration registers. And then there are separate memory controllers for NOR and for NAND. Just the whole point. Yeah, two different technologies of memory, two different ways of handling it. However, in ST we do all of it at the hardware level. Not just in ST, in any case we have to do it at the hardware level. Because on software level पे signals के साथ क्या क्या होगा? आपको software level 0 नहीं आ रहा है, ठीक है? But 0 मतलब इस केस में high है या फिर low है, ये कहाँ से पता चलेगा? तो इतना hardware process. And then you have actual pins which map out the connections for all of this. अब अगर तुम ये देखोगे कि यार नॉर मेमोरी कंट्रोलर का कैसे तुम इंटरफेस करोगे, तो मैं ऐसे ही कुछ तो पिंस करना चाहिए. These are how you interface it with the actual MCU. कि अगर एक डेवलपर बोर्ड तुम्हारे हाथ में, तो कौन सी पिन पे क्या कनेक्ट करना है वो यहाँ से पता चलेगा. That makes sense? Yeah, like last time. इस सारा उठाना तुमको दे दिया है. So we'll have the PPT, we'll have the lecture notes are cool. My favorite TF, direct memory access. पढ़ लो क्या है. अपना नॉर्मल फेच वाला जो पाइपलाइन होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप CPU के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट कर देते हो, you have a very extensive system that does a whole lot of it. The CPU may or may not always have time for giving you the fastest access to memory. So what we have done is हमने CPU का हाथ पकड़ लिया था कि यार we won't trouble you with memory access every single time. What we'll do is we have separate controller जिसका सिर्फ एक ही काम है, इनकमिंग सिग्नल्स को मेमोरी से डेटा प्रोवाइड करना. अंडरस्टैंड क्या करेगा? अपन नॉर्मली क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट फॉर डेटा आता है तो CPU उसको डिकोड करेगा, इट विल पास इट ऑन टू मेमोरी, वहां से इट विल फेच द डेटा इटसेल्फ एंड देन इट विल पास इट ऑन टू यू, राइट? अमंगस्ट अदर कंप्यूटेशनल टास्क दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट द CPU does, राइट? पर मेरा GPIO का एक सेंसर है, उसको मेरे को कुछ तो वैल्यूज रीड करके प्रोवाइड करनी है यूजिंग माय सॉफ्टवेयर. आई कैन ट्रबल द CPU फॉर इट और आई विल हैव अ सेपरेट कंट्रोलर, एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर जिसको मैंने थोड़ा सा पार्ट ऑफ मेमोरी प्रोवाइड करेगा. And I've told this controller that if I send you some signals, you directly fetch whatever out of the memory and pass it on to wherever I've told you to give it to. इससे होता क्या है? CPU को मैं परेशान नहीं करता हूँ कि अरे भाई मेमोरी दे, अरे भाई मेमोरी दे. इसलिए यहाँ पे रखा है जाके, बहुत सिंपल है, ठीक है? Now there are other technicalities when it comes to this. There are two different DMA accesses. One is the actual main memory access and then this peripheral access. तो अगर peripheral जो भी मेरे ADC लगा है, DAC लगा है, तो ऐसे टाइमर्स जो है मेरे, इनमें से किसी को DMA करना है, that is peripheral DMA access. ठीक है? एंड मेरे CPU फिर मेरे एक्चुअल रन टाइम कोड को भी प्रोसेसिंग के टाइम पे सीधे मेमोरी उठानी है, दैट इज उसका टर्म आई एम मिसिंग आउट ऑफ बट दैट इज कॉल्ड द सेकंड टाइप ऑफ DMA. उसका टर्म मैं लेके बता सकता हूं, मैं लेक्चर नोट्स में बता रहा हूं, ठीक है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस सम डेटा नीड्स टू बी सेट डेटा, इट ट्रांसफर विदाउट सीक्वेंस हैंडल्ड बाय स्पेशल DMA कंट्रोलर. मतलब एक स्पेशल ब्लॉक रखा होता है वहां पे जो ये सारा ट्रांसमिशन रिसेप्शन जो है डायरेक्ट मेमोरी से हैंडल करता है. Reduces latency and transmission and reception of data and the processing load of the CPU. This is also quite straightforward. क्या reduce करता है? Latency and reception. Latency कैसे? CPU को middle में स्टार्ट करना पड़ता है कि registers में data का copy बनाना नहीं पड़ता. Then you have to pass on the copy to whatever has been requested. ठीक है? Instead directly जो data है उसके reference मिलेगा and it is passed on to whatever is requesting. It's like अगर तुम exam में छाप रहे हो, ठीक है? तुम ये रूम में बैठे हो, तुम्हें बोर्ड में बंदे से छापना है,
तुम या तो अपने बाजू वाले बेंच को बोल सकते हो कि उससे देख ले, खुद लिख ले और फिर मुझे बता दे, और यू कैन जस्ट से इन्विजिलेटर बाहर गया है, यू कैन कॉल आउट योर फ्रेंड, बोल कि भाई इसका आंसर क्या है, विल टेल यू द आंसर, नहीं विल राइट इन लॉस। अब सबको समझ में आएगा नहीं? चीटिंग करने की बात करें तो हाँ भाई दिस इज माय शिट। Oh yeah, there's also this thing. So if there are multiple sources requesting DMA at the same time, controllers तो दो ही है ना मेरे पास, like there's DMA1 and there's DMA2, ठीक है? There are algorithms in place which will decide कि कौन सा DMA पहले सर्विस करो, just like वो interrupts का जो concept है। Yes, but not every single time we have access to change the priority of the DMA. We do have for something मेरे पास एक्सेस होता है, पहले से कुछ सिग्नल्स को प्रायोरिटी डीए में दे दिया जाता है, एंड अगर केस आया, इट्स लाइक नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स वाला सीन, अगर दो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आ गए जिनकी प्रायोरिटीज अनसेटेबल है, ठीक है, तो जिसका पहले से प्रायोरिटी है वो पहले सर्विस होता है, एंड दिस एल्गोरिथम ये डिसाइड कैसे किया जाए किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसका प्रायोरिटी कम, दैट हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट इनटू द डीएम कंट्रोलर। बाय द वे जो डिसीजन का पार्ट होना है, इट्स व्हाट इज आर्बिट्राज, एंड ये टर्म से याद रखना क्योंकि ये बहुत बार तुम देखोगे, इफ यू एवर स्टडी द कैनवस या फिर I2C पढ़ने जाओगे, ठीक है, सो यू विल हैव दिस टर्म कॉल्ड एज I2C आर्बिट्राज, कैन आर्बिट्राज, व्हिच बेसिकली मींस कि कौन सा सिग्नल पहले एक्चुअल हार्डवेयर पर बैठेगा। नॉट गुड आगे हम इतना जी भी आप मोस्ट फाइनली मोड करते हैं जो आगे हमारा स्टेक है। अब मैं जीपीएस में डीमीनिंग बस इसलिए करता हूँ क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन अबाउट जीपीएस, जो लगता है कि नो हाउ एवरीथिंग वर्क्स, बट इट्स नॉट रियली। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे पिछले से जो होमवर्क कर दिया था, अच्छा बिफोर यू गेट ऑन अपने वो बेसिक डेफिनेशन पता है जीपीएस का क्या होता है, we like to know that they are the actual things of the MCU which are mapped on to the development board, so that the external board and sensors and signals can interact with it. No, it is literally the gateway to the external world that the CPU has. Conversely, the external world acts to the CPUs with the GPUs. इसके मोड्स होते हैं, alternate function mode होता है, input mode होता है, स्टेट क्या होता है, हाई स्टेट का लो स्टेट होता है, ये वाले बेसिक्स है, मैं उसको रिट्रीट करूँगा, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड है वो इसलिए इसका होगा ये 3.3 या फिर 5 वोल्ट की लॉजिक हाई क्यों होता है, तो जो है फिर वो पता है जो बोला जाता है। किसी और ने देखा है कि वो सारी सीआरओ जब थे उस वक्त, बोलो उस वक्त 5 वोल्ट का सिग्नल था जिसमें रिड्यूस नॉइज आता था, तो दैट वाज प्रेफर्ड ओवर। और साढ़े 3 वो तो बाद में आया था। हाँ तो क्यों आया? लो पावर। हाँ, so when you were trying to reduce the power consumption of our old जो थे रूम वाले कंप्यूटर्स होते हैं ना, 500 volt ऐसा range yes होता है। yes so that is quite exactly the reason। so दो चीजें, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जब अपन सीआरओ जिनका काम करते थे 5 वोल्ट वाज सेट एज द लॉजिकल पार्ट, because like he said noise come as this was done through experimentation and stuff, and then for low power we had 3.0, but the second part of this equation is 0 volt ही low होता है क्या? तो वो नेगेटिव लॉजिक और पॉजिटिव लॉजिक सही पॉजिटिव में 0 वोल्ट वैसे वर्क करता है, नेगेटिव में उल्टा। सही। तो अगर मेरे पास 1 वोल्ट आ रहा है किसी दिन में, मेरा लॉजिक 0 है और सॉरी लॉजिक लो 0 है, लॉजिक हाई 3.5 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट आ रहा है 1 वोल्ट, तो लो होगा हाई। यस बराबर। अरे 50-50 है भाई, कुछ तो बोलो, कुछ कल दूध कहीं दे। लिटिल लो लिटिल हाई। It won't be a floating state. This is why I'm calling you over. Because
फ्लोटिंग स्टेट का रेंज नहीं पता तुझे। Anything which is from 0 volts to 1.2 volts is considered logic low. There is this concept of strong low, weak low, strong high, weak high. अगर कोई VLSI में interested होगा कभी तो उन्होंने ये signals के नाम एटलीस्ट सुने होंगे. High impedance radio tape होता है, there is something called floating things. My point that I was trying to introduce is, it is not blanket. मतलब 0.1 volt आया मतलब high, नहीं. There are intermediate states in between 0 and 5 और 0 and 3.0. And ये ranges याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है? So typically 0 to 1.2 volts is considered logic low. ठीक है? And 3.3, 4, 5 are considered logic. अगर 3.3 logic है then the ranges get shifted slightly. But for 0 to 5 volt, no, 0 volt being low, 5 volt being high, anything around 4 to 5 volts is considered logic high. Anything around 0 to 1.2 volts is considered logic low. Now, if you have very sensitive controllers, then comes the concept of strong 0, weak 0, strong 1 or weak 1. ये सब concept आना है, ठीक है? जो floating state का concept आता है ना, it is anything in between those two things. यहाँ पर it can be considered basically लग तो है कि भाई controller उस time पे due to other noise is there, will it consider it logic 0 or logic 1? Right? Sounds fair? तो ये थोड़ा सा अभी confusion लग रहा है. I don't know analogy और क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, but this is quite literally the only way of describing it. 0 से लेकर 1.2 वोल्ट तक है तो पक्का 0 आएगा, 4 से लेकर 5 तक है तो पक्का बन जाएगा, बीच में कुछ भी रहा तो राम हो सकता. इसीलिए अपन GPIO पिंस को कभी भी बीच में छोड़ते नहीं और we don't leave them unconnected. अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा, मेरे को कोई काम नहीं है, I will still put it either in logic 1 or logic 0. किसी ने pull up and pull down के कॉन्सेप्ट सुना? राइट. जो रेस्ट पे अपने पिंस होते हैं, they are either pulled up or pulled down. Why? कोई जवाब दे सकता है इसका? क्या ये पूरा पुल डाउन क्यों करना होगा इसको? हाँ, बट ये तो कैसे पुल अप एंड पुल डाउन करते हैं इसका जवाब है. मैं ये पूछ रहा हूँ पुल अप या पुल डाउन करना क्यों होता है? Maybe in case of noise coming, so that it will be pulled down. बोल सही, बहुत सही. We only pull down so that any sort of noise that comes, any sort of VSD gets shifted from it. Yes, right. Basically, we as embedded engineers like to be certain about things. मेरे को 100% गारंटी के साथ बोलना होता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 1 होगा. I don't want to be in the state of Ram Mohan कि अगर नॉइज आ गया तो ये 1 है, अगर नॉइज नहीं है तो ये 0 है. That's a certain fuck up with my system. ठीक है? अगर मैंने पुल डाउन करके रखा है, I am telling the controller that this particular pin is going to be 0 no matter what the input voltage is on there. And obviously if I am not configured it as an input more than an output mode. ठीक है? अगर मैंने इसको configure नहीं करा, but I am telling that it is going to be pulled down, then तुम उस पे जो है voltage डाल दो, which in this case becomes noise. ठीक है? Noise इतना भी आया उस पे, it will be 0. कंट्रोलर बोलेगा भैया मुझे पता नहीं है 0 है मतलब है, क्यों? क्योंकि बड़े साहब ने बताया. सीधी सी बात. कॉन्वर्स के अंदर उसको 1 पे रखा है, then it says भाई ये 1 पे है, मुझे पता नहीं तुम क्या कर रहे हो इसके. That's all. So to be certain we have this concept of pull and uncertainty का जो state होता है, what is the floating state? We don't like floating state. बहुत दिक्कत हो रही है अपने क्वेश्चन. ठीक है? Arbitrarily करंट जो है ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है उसकी वजह से noise can mesh with the signals that you are receiving. For example, तुमने कोई को input configure कर रखा है, तुमने pull दे ही रखा है उसको, तो भाई दिक्कत हो जाएगी. अगर मैंने कुछ कनेक्ट करा है नहीं उस पे, बट सिग्नल नॉइस की वजह से अगर इट स्टार्ट्स रीडिंग समथिंग अराउंड 3.3 वोल्ट तो उस लॉजिक हाई बोल देगा, मेरा सिस्टम तो गया. दिक्कत वाली बात है. ऐसा काम है. ठीक. तो ये इतना क्लियर है कैसे नहीं क्या. अच्छा, अगर मेरा पिन 5 वोल्ट है, मैंने उसमें 12 वोल्ट दे दिया, क्या होगा? मैंने जो है ऐसे तार बांध दी अंदर, बटन चालू किया और लगा दिया, क्या होगा? हाँ, डैमेज होगा. बराबर. तो क्यों होगा? क्या कोई सोच सकता है क्यों होता है ये? हाँ सही है. बोल.
हाँ सही है, बहुत क्लोज है, तो गलत ट्रांजिस्टर की बात करता है। पुल ट्रांजिस्टर पे प्लेस नहीं होता है, पुल इज क्वाइट लिटरली प्लेस्ड ऑन द 0 वोल्ट एंड द 5 वोल्ट रेंज। पुल का कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अ गॉटा रेजिस्टर जो एनेबल किया तो 5 से कनेक्ट होता है, डिसेबल किया तो डाउन किया तो 0 से कनेक्ट होता है। पुल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कहाँ होता है? पुल के पीछे जो पुल का रेजिस्टर होता है ना, एंड आई शो यू द एक्चुअल सर्किटरी। आगे इसमें होगा तो दिखा रहा हूँ, इसमें ना कि यार ठीक है, ठीक है। सर्किटरी में क्या होता है कि रेजिस्टर होता है, उसके पीछे एक्चुअल में ट्रांजिस्टर होते हैं, नॉट गेट्स, पीमॉस सारा उसके पीछे होता है, ठीक है। सो अगर उनकी रेटिंग 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है, तुमने उससे ज़्यादा उसको दे दिया, देन इट इज द ट्रांजिस्टर व्हिच गेट शॉर्टेड। ट्रांजिस्टर लिटरली मूव हो जाता है। जब हम धुआं देखते हैं, जब थोड़ा सा स्पार्क आता है, वो ट्रांजिस्टर उड़ने की वजह से होता है, ठीक है। और आई वोंट रेकमेंड, बट करके देखना, ठीक है। चलिए फिर कीप दिस थोड़ा सा शॉर्ट कि टाइमर का काउंट क्या होता है। साढ़े 11 बजे है कुछ नहीं, लेट स्टार्ट करना। हाँ मला चालू लेट आता है, ठीक है। तो फिर क्या है 10 मिनट ऐसे शुरू कर दो, ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अपना पूरा कंप्यूटर का जो फंडा है, इट वर्क्स ऑन काउंटिंग शिट। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काउंट हो ही रहा होता है, वेदर इट इज योर वॉचडॉग जो काउंट कर रहा है कि मेरा प्रोसेसर आइडल कितने टाइम तक बैठा है, या फिर तुम्हारा फॉर लूप जो आई करके एक वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट करते रहता है, व्हिच मींस उसको काउंट करते रहता है, फिर डिसाइड्स की कंडीशन फुलफिल हुआ है कि नहीं। तुम्हारा व्हाइल लूप, तुम्हारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गेट्स काउंटेड एट सम पॉइंट और अदर। नाउ व्हाइल नॉट रियली फॉर लूप को कोई टाइमर से होता है, चिंता मत करो। You can understand the operation of the timer as that of a for loop. अगर इंक्रीमेंट फॉलो कर रहा है और i is equal to 0, i less than 69, i less plus, इसका मतलब क्या होता है? जो तो मतलब क्या होता है, एक कोई तो चीज़ है अंदर जो किसी तो सिग्नल पे किसी वैल्यू को प्लस प्लस करते जा रही है। डिक्रीमेंटिंग अगर लगाया है, इसका मतलब कोई तो एक पहले से वैल्यू लोडेड है, उसको माइनस माइनस करते जा रहा है। अब इसी को अगर हार्डवेयर कॉर्डिनेट्स में पढ़ोगे, then you get something called a timer. Timers are dedicated hardware blocks inside a microcontroller. This number function to count up or down based on the configuration. ठीक है? Example 8-bit timer comes from 0 to 255. वो तो सबको पता है रेंज का वैल्यू इसकी। और मेरी माध्यम में लोड करंट स्टार्ट है। अब quite literally होता क्या है? We have some sort of circuit, ठीक है? जो अपने दिए गए कन्फिगरेशन के हिसाब से एक स्क्वायर वेव इनपुट को पढ़ता है। इनपुट क्या होता है? उसका क्लॉक, जिसको कहते हैं टाइमर क्लॉक, ठीक है। वी कैन टेल द टाइमर कि तेरे को क्लॉक की कौन सी एज पे क्या करना है, राइजिंग एज पे क्या करना है, फॉलिंग एज पे क्या करना है। अभी के लिए इतना समझ लो, एक स्क्वायर वेव आता है मेरे पास, और हर एक वेव पे या तो कुछ एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट होगा, कुछ एक वैल्यू टाइमर के रजिस्टर्स में स्टोर होगी, ठीक है। What I can do is फॉर लूप अपन क्या करते हैं, मैक्स देते हैं फिर मिनिमम देते हैं। सो इन द केस ऑफ अप काउंटर वी गिव इट अ मैक्सिमम वैल्यू कि इस वैल्यू पे अगर तेरी काउंटिंग वैल्यू आ गई देन यू डू समथिंग। इन डाउन काउंटिंग मोड वी गिव इट अ मिनिमम वैल्यू, यू कैन गिव इट 100, 0, नेगेटिव में दे सकते हो बट लोड से 0 एंड यू लोड सम इनिशियल वैल्यू ऑन इट। और मोर ऑफन देन नॉट होता है इन द केस ऑफ अप काउंटिंग, अगर पूरा चला गया फॉर एग्जांपल 65536 just to raise to 16 पूरा मैंने दे रखा है, it reaches that value will roll back to 0 कि बाबा फुल हो गया है, I am giving you some sort of signal as an output and then I'll go back to 0 and I'll start counting again. डाउन काउंटर में क्या होता है, मैं 0 पे आ गया हूँ, एक सिग्नल जनरेट कर दिया मैंने, go back to the value which you configured पहले and I'll start counting. ठीक। अब एक तीसरा यूज होता है इन टाइमर्स का, जो आउटपुट सिग्नल है ना, मेरे को उससे मतलब है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं उसको एक वैल्यू पहले से दे दूंगा, मैं उसको 0 से काउंट करना स्टार्ट करने बोलूँगा, ठीक है। और जितने स्पीड में और जब भी वो उस फुल वैल्यू को अचीव करेगा, आई टेल इट टू जनरेट अ बंच।
रीच कर दिया, टेल इट टू जनरेट अनदर पल्स। द डिफरेंस इज काउंटर जो अप काउंटिंग एंड डाउन काउंटिंग मोड है, उस केस में विल जनरेट अ सॉफ्टवेयर सिग्नल। आई विल कॉन्फ़िगर इट जनरेट अ सॉफ्टवेयर सिग्नल। मेरे को बस एक इंटरप्ट दे दे कि भाई मेरा काउंट पूरा हो गया है, यू डू समथिंग अबाउट इट। और आई कैन टेल इट टू जनरेट अ एक्चुअल हार्डवेयर सिग्नल। कुछ तो 0 से 1 लेके जा, 1 से 0 लेके जा, फिर से कर। एंड इफ आई डू इट कंटीन्यूअस टाइम्स, तो क्या मिलेगा? एक स्क्वायर वेव आउटपुट मिलेगा। दैट मोड इज कॉल्ड एज PWM मोड, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और जो सिग्नल मेरे को बाहर मिलता है उससे, दैट इज द PWM सिग्नल। PWM is probably the most important hardware signal you will work with as an embedded systems engineer, क्योंकि इसी से तुम्हारी मोटर कंट्रोल होती है, इसी से तुम्हारा, you do not believe it, जो अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है ना, that gets controlled because of PWM signal। ठीक है, जो एको और ट्रिगर का पिन होता है, तो ट्रिगर को अपन क्या देते हैं? स्क्वायर वेव देते हैं। स्क्वायर वेव देते मतलब क्या देते हैं? PWM का वेव देते हैं। सो अपन आर्डिनो के साथ अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर अगर लिंक करने जाएंगे, कुछ नहीं, पहले से सारा का सारा देके रखा है। बट इफ यू डू विद STM, ठीक है, यू हैव टू कॉन्फ़िगर अ टाइमर इनटू PWM मोड, यू हैव टू कॉन्फ़िगर अनदर टाइमर इनटू इनपुट कैप्चर मोड। PWM मोड मतलब क्या? PWM का वैल्यू देगा तुमको बाहर, ये वैल्यू तुम किसको दोगे? एको को दोगे कि ट्रिगर को दोगे? हाँ, ट्रिगर। ये अल्ट्रासोनिक का वर्किंग पता है ना सबको? एको पिन होता है, ट्रिगर पिन होता है, ये सब पता है, ठीक है। तो मैंने ट्रिगर को ऑन किया थोड़ा टाइम के लिए, उसने साउंड वेव जो है ट्रांसमिट वेव रिसीव आया, किस पे आया? एको पे। एको क्या देगा मेरे को? वो भी जब तक हाई है तब तक एक स्क्वायर वेव आउटपुट देगा। तो ये आउटपुट भी मेरे को रिसीव करना पड़ेगा ना कहीं पे। तो अगर मैंने इनपुट पे एक स्क्वायर वेव ले रखी एंड मैंने अपने टाइमर को बोल रखा है कि भैया यू काउंट फॉर, लाइक जब तक ये हाई है, जब तक इनकमिंग वेव हाई है तब तक तू काउंट स्टार्ट कर, और जब तक लाइक यू नो इफ इट गोस फ्रॉम हाई टू लो टू गिव मी द वैल्यू एज द आउटपुट। तो मेरे को पहले से पता है कि एक क्लॉक साइकिल में कितने काउंट्स आएंगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने टाइम तक इनकमिंग पल्स हाई थी मेरी। डज दैट मेक सेंस? कि फिर से बोलूं मेरे को, लेकिन नहीं तो बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो मैं पहले से अपने टाइमर को बता के रख रहा हूँ गाइस, ठीक है। अगर पहले से अपने टाइमर को बता रहा हूँ कि तेरे पास एक पल्स आने वाली है जिसके एक साइकिल का टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है, और जब तक तेरे को +1 वैल्यू मिल रही है तब तक यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0 टू व्हाटएवर वैल्यू यू गेट। एक बार 1 से 0 हो गया तेरे पास, यू गिव मी द आउटपुट जितना तूने काउंट करा एंड डू नथिंग। फिर से 0 से 1 आया, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0। सो जितने टाइम के लिए मेरे पास काउंट आ रहा है, आई कैन कंपेयर दैट विथ जो मेरा एक साइकिल का काउंट होना चाहिए। मेरे को पता है कि मेरा टाइमर जो है 1 सेकंड में 0 से 65536 तक जा रहा है। मैंने ऐसा कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है। फॉर एनी पल्स आई गेट अ वैल्यू 32,000 वैल्यू मिल गई। दैट मींस 50% तक फुल था। इसको मैं अगर मैप करूं then I can get the actual distance covered, जो कि अल्ट्रासोनिक का बेसिक प्रिंसिपल होता है। So like, do you understand how timers are supposed to work or how ultrasonic is actually interface with this stuff? इसीलिए टाइमर्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब किसी ने मोटर घुमाई है गाड़ी वाली नहीं, अपनी एक्चुअली डीसी मोटर फिर माइक्रोकंट्रोलर क्या करते हो? 2 पिन लेते हो, माइक्रोकंट्रोलर पे डालते हो, हालो हालो करते रहते हो, नहीं ड्राइवर यूज करते हो। ड्राइवर किस पे चलता है? हाँ क्या कहेगा? अरे मेरे को नंबर नहीं सीखे। प्रिंसिपल क्या है उसका? जो भी सबसे बेसिक मोटर ड्राइवर जो होता है, समथिंग कॉल्ड एज एच ब्रिज मोटर ड्राइवर। हाँ क्या होता है? 4 ट्रांजिस्टर होते हैं, वो आप उसको ऑन ऑफ करते हैं, 2 फर्स्ट एंड थर्ड ऑन किया तो मोटर एक कंटिन्यूएशन में घूमेगा, ये और ये ऑन किया तो उल्टे डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो इसको ऑन ऑफ कैसे करें? इसको अगर मेरे को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन ऑफ करना है, मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं एमसीयू से जीपीआर तो यूज़ करूँगा नहीं, क्या यूज़ करूँगा? यस लिटरली PWM यूज़ करेंगे। सो इसीलिए PWM मोटर कंट्रोल में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। सो टाइमर समझ में आ गया क्या है, काउंटिंग ऑपरेशन समझ में आ गया उसका। काउंटर्स आर नॉट एनीथिंग मैजिकल, कुछ अलग नहीं है, इट इज जस्ट टाइमर्स कॉन्फ़िगर्ड इन अ पर्टिकुलर मोड। कि भाई तो हार्डवेयर में मेरे को कोई सिग्नल मत दे देना, तो मेरे को बस एक इंटरप्ट जनरेट करके दे। जब भी तेरा काउंट रीच हो गया फिर तू वापस 0 पे आ गया।
दैट्स ऑल, नथिंग मच। सो लाइक टाइमर्स एंड काउंटर्स बोलते हैं भाई, कुछ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, ठीक है। इट्स लाइक सी एंड एम्बेडेड सी, देयर इज नो सच थिंग एज एम्बेडेड सी, जस्ट सी यूज्ड इन अ डिफरेंट वे, दैट्स इट, ठीक। अब देयर इज दिस थिंग कॉल्ड टाइमर चैनल्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेरे पास एक टाइमर है, उसमें 4 पिन है बस, एवरी सिंगल पिन इज अ चैनल। उसको अलग अलग टाइमर सीक्वेंस बोल देते हो क्योंकि इसके रजिस्टर्स लिंक होते हैं, और नॉट एवरी टाइमर इज द सेम। कुछ टाइमर्स 65536 तक जा सकते हैं, कुछ टाइमर्स उतना जा नहीं पाते, दे स्टॉप एट 30,000 व्हाटएवर द वैल्यू इज, ठीक है। सो देयर आर थिंग्स कॉल्ड एज बेसिक टाइमर्स, जनरल पर्पस टाइमर्स एंड एडवांस टाइमर्स, ठीक है। सो चैनल्स कितने होते हैं, बिकॉज़ एवरी टाइमर इन दिस स्टेज हैज 4 पिन्स। सो अगर हर एक पिन को एक टाइमर बोल दो, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3, टाइमर 4, दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे हो जाएंगे। सो वी लिंक 4 टाइमर सिग्नल्स विथ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। एडवांस टाइमर के 4 चैनल होते हैं, एडवांस टाइमर 2 होते हैं, आई गेस 13 and 14 होते हैं। 13 has 4 channels, 14 has 4 channels. So you can have 8 signals, 8 PWM or square wave signals or whatever onto advanced timers, which are mapped onto advanced timer. Basic timer में जो maximum value जो होती है थोड़ी सी कम होती है, उतना आप रीच कर नहीं पाते, ठीक है। So you can have separate channels for those two. It's just grouping. तो अगर टाइमर चैनल बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, इट इज जस्ट अ पर्टिकुलर सिग्नल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइमर। इतना क्लियर है? ठीक है, बढ़ो आगे। ये हमने लास्ट इसमें देखा था इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे होता है। मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं, बट आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन इस दिस। मैं बोल रहा था एनरिवर EXTI क्या होता है, ये बताऊंगा। सो आज देखिए, एनरिवर इज नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर and EXTI is external interrupt / event control, ठीक है। चलो ठीक है, सी देखो एनरिवर क्या है, डेडिकेटेड हार्डवेयर ब्लॉक which manages interrupt delivery to CPU, ठीक है। इसके रिस्पांसिबल है एक्सेप्टिंग इंटरप्ट्स, असाइनिंग प्रायोरिटीज एंड सर्विसिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्ट्स, ठीक है। इंटरप्ट प्रायोरिटी सबको याद है, अपन नंबर्स देते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स को, कौन सा कैसे होगा, तो उसका जो एक्चुअल ऑपरेशन है पूरा फंडा वो यहाँ मिल गया, ठीक। नेक्स्ट इंटरप्ट मतलब क्या, इंटरप्ट में इंटरप्ट। मैंने अगर एक इंटरप्ट ISR लिखा है तो उसमें मैं एक और इंटरप्ट कॉल कर सकता हूँ, बट अगर उससे ज़्यादा प्रायोरिटी का इंटरप्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स 3 इंटरप्ट्स आर बीइंग कॉल्ड, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, ठीक है, सॉरी प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 3। तो प्रायोरिटी 3 अभी चल रहा है, प्रायोरिटी 1 आ चुका है, और प्रायोरिटी 3 में प्रायोरिटी 2 इंटरप्ट कॉल करो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट आ चुका है। सो क्या होगा, थोड़ा रुक जाएगा, सेकंड उसके बाद होगा, फर्स्ट पहले सर्विस हो जाएगा, देन विल गो टू सेकंड। क्यों, थर्ड कंप्लीट होने के लिए सेकंड को सर्विस होना होता है, क्योंकि सेकंड वाला थर्ड में कॉल करो। सो ये पूरा मैनेजमेंट जो है वो ये वाइज करता है, समझ गए? ठीक। Suppose 82 to 91 master interrupt channels including 16 cores. Each interrupt has 16 programmable priority levels. ये मैं जब actual interrupts दिखाऊंगा तो I'll go into the registers of EXTI and NVIC. Then we'll see probably in the next lecture. जब मैं GPIO 7 segment का part है, जो button होगा we use to control the 7 segment. That will be an interrupting method. So उस time पे I'll go into the actual user manual. तब मैंने दिखा था कि ये चैनल का मतलब क्या होता है, इंटरप्टिंग सिग्नल्स चैनल पे कैसे माप होते हैं, ठीक है। बाकी पावर मैनेजमेंट जो ये हैंडल कर लेता है, दैट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट अनलेस एंड आपको स्लीप इंटरप्ट्स, वेकअप इंटरप्ट्स सब पढ़ना है, देन वी कैन हैव अ लुक, ठीक है। व्हाट आई एम मच मोर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग आज इज दिस, ये क्या है, ये क्या होता है ऐसे। मेरे पास मैंने बोला ना कि अगर 100 पिन्स है मेरे पास, नॉट एवरी सिग्नल कैन इंटरप्ट एट द सेम टाइम, तो ये चीज़ मैनेज करने के लिए वी आर EXTI। बहुत सटल डिफरेंस है, देख लो आप। पिन्स आर मैप्ड ऑन टू इंटरप्ट चैनल्स, ठीक है। मल्टीपल पिन्स आर मैप्ड ऑन टू अ सिंगल चैनल। अपने पास 82 चैनल्स होते हैं NVIC फॉर इंटरप्ट्स, ठीक है। अपने पास 168 पिन्स हैं MCU पे, 168 और 82 का कुछ तो संबंध लगाना पड़ेगा ना,
फिर संबंध लगाने का जो काम है वो EXTR हैंडल करता है। कैसे? Dedicated hardware block which handles external interrupt sources, receives external signals, detects edges, converts them into interrupt external. जो भी मेरे को पिन इंटरप्ट का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, तो EXTR डिसाइड्स कि वो इंटरप्टिंग होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो वो कौन से चैनल पे जाएगा वो EXTR डिसाइड करेगा। तो अपन जब कहते हैं कि यार मल्टीपल इंटरप्ट्स है, सब कुछ सर्विस कैसे करवाना है मुझे, ये वैसा हैंडल इंटरप्ट करना है कि नहीं करना है वो EXTR हैंडल करता है। इंटरप्ट सर्विस कब करना है और इंटरप्ट कंप्लीट कब करना है वो NBIC हैंडल करता है। अब क्लियर हो रहा है? इट्स लाइक मिडिल मैनेजमेंट है, बट ये बहुत जरूरी बनना है। क्यों? क्योंकि अपन इसमें से कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म CPU को नहीं दे सकते। मैं CPU को बोल नहीं सकता हूँ कि राइजिंग एज पे इंटरप्ट देना है कि फॉलिंग एज पे देना है, ये भी तू ही दे। अगर इंटरप्ट देना है तो इंटरप्ट की प्रायोरिटी का असाइनमेंट भी तू ही दे। वी कैन नॉट टेल दिस टू द CPU क्योंकि फिर वो यही देखते रह जाएगा इंटरप्ट सर्विस कौन करेगा, राइट? सो EXTR फिर EXTR क्या करता है? इंटरप्ट देना है कि नहीं देना, मास्केबल है, नॉन मास्केबल है, इवेंट है, लाइक डू वी रियली नीड टू जनरेट एन इंटरप्ट सिग्नल हैंडल्ड बाय EXTR, ठीक है? रिसीव इंटरप्ट्स को प्रोसेस कब करना है एंड व्हाट टाइम डू दे गेट प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय NBIC and the actual processing of the interrupts is handled by the CPU. डाउट है तो बोलो, we'll go through it again. So that अगर एक चैनल में हमने दो इंटरप्ट दिए तो वो EXTR हैंडल करता है। Yes. decision making करता है। Yes. So, is it an interrupt or is it not? Is handled by EXTR. If it is an interrupt, at which channel do we map these interrupts to? And if both of them are at the same channel, in what way do we map them? पहला interrupt कौन सा जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा? ये EXTR हैंडल करता है। Multiple channels पे एक साथ interrupts आया, तो कौन से channel का interrupt पहले जाएगा, ये NBIC हैंडल करेगा। ये ऐसा ट्री जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, समझ में आ रहा है? जो रूट नोड है वो CPU है, पहले नोड जा NBIC, दूसरा नोड इज EXTR एंड उसके बाद जो भी लग रहा है वो EXTR है, जो भी उसके बाद वो सिग्नल्स है। सो ऐसे ब्रांचिंग जो है उसकी छोटी छोटी होती आ रही है, और ये ब्रांचिंग क्यों जरूरी है? प्रोसेसिंग ऑफसेट होती है इससे। लाइक आई सेड, मैं CPU को बोल नहीं सकता हूँ कि कौन से इंटरप्ट्स आए हैं ये भी तू दे, कौन से ऑर्डर में उनको चैनल्स पे डालना है ये भी तू ही दे। मल्टीपल चैनल्स पे अगर इंटरप्ट्स आ रहे हैं तो कौन से चैनल को प्रायोरिटी देनी है ये भी तू ही दे, और एक्चुअल इंटरप्ट को सर्विस करना ये भी तू ही दे। तो बोलेगा भाई मैं सब छोड़ देता हूँ, इंटरप्ट खेल लेता हूँ, ठीक है? सो ये डिसीजन मेकिंग अपन ऑफसेट करते हैं। इट्स लाइक भाई CEO जो है तेरे कंपनी का, वो तेरे को ये बोलने नहीं वाला तेरे को आज क्या काम है, वो तेरे को बताएगा तेरे को प्रोजेक्ट क्या है या फिर कंपनी को कौन से डायरेक्शन में जाना है। तेरी टीम में जो बॉस रहेगा वो तुझे बोलेगा कि मेरे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से तेरे को ये प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब तूने जैसे कोई बग ढूंढ लिया, कोई दिक्कत हुई तेरे प्रोजेक्ट, तो तेरे मैनेजर को बताएगा, तेरा मैनेजर डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ऊपर गया तो CTO जो है वो डिसीजन लेने का ट्राई करेगा कि यार इज इट समथिंग व्हिच कैन बी हैंडल्ड अपने लेवल पे, नहीं इफ इट इज रियली क्रिटिकल तो ये जाएगा CEO के पास। आई होप दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हायरार्की है। एंड आई प्रॉमिस यू जो अपना अगला लैब होगा विल एक्चुअली लुक एट हाउ डू कॉन्फ़िगर एन इंटरप्ट, हाउ डू सर्विस एन इंटरप्ट, उसका एक्चुअल कोड कैसे लिखा जाता है, ये सब देखेंगे। एंड we will do this on the NCT, GitHub उस पे 7 सेकंड के लिए जो अपन ने नोट पर इस EXTR और NBIC का क्या सीन है ये थोड़ा बहुत समझ में आया। अगर नहीं समझ आया बोलो, अगर टीचर वही करना है, ठीक है? बोलो आगे ज़्यादा नहीं बचा, कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसे दिखता है जो पेरिफेरल से कुछ तो आता है मेरे पास, कुछ रिक्वेस्ट रजिस्टर्स, इंटरप्ट मास्किंग, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो मैंने बोला, इंटरप्ट देना है नहीं देना, मास्क करना है कि नहीं करना, दिस इज अ पार्ट ऑफ EXTR। ये EXTR का प्रोसेस है, ठीक है?
ये सब होने के बाद एक्सपेक्टेशन सर्विसेज इवेंट्स का मास रजिस्टर पल्स रजिस्टर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएगा आई डोंट नो इतना समझ लो इंटरनेट मास करना है कि नहीं इवेंट मास करना है कि राइजिंग एज फॉलिंग एज है सॉफ्टवेयर इंटरनेट दिस ऑल ऑफ दिस व्हाट यू सी इज नथिंग बट कंट्रोल सर्किट कि जो भी मेरे को आ रहा है उसको अरेंज किस लेवल में किस ऑर्डर में करना है उसे ये सर्किट हैंडल करना एंड देन फाइनली इट गेट्स टू द एनवी इंटरप्ट कंट्रोल फिर एनवी का ऑपरेशन अपन ने देखा है जैसे जैसे आता है उसके पास इट डिसाइड्स कौन से चैनल से आ रहा है एंड इट स्टार्ट सर्विसिंग दोस चैनल्स अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी दैट है मेक थोड़ा जी और लास्ट हां तो आपको ये सो पेरिफेरल्स देख लीजिए इंटरप्ट्स देख लीजिए जीपीआर देख लीजिए टाइमर्स देख लिया क्या होता है लास्ट पार्ट इज हाउ डज दिस ऑल गेट इट्स यूज इसको प्रोसेस करने के लिए जो पावर लगती है वो कहाँ से आती है बहुत सिंपल था लाइक आई सेड इन इंट्रोडक्शन इट कम्स फ्रॉम क्लॉक से उसको क्लॉक क्यों कहते हैं लेकिन क्लॉक नाम कहाँ से है मीन्स ऑफ रिसोर्स तो नहीं पता राइट सो नो मैप इट टू अस पर अपना दिन कैसे चलाते हैं वी रन इट बाय क्लॉक 10 बज गए लेक्चर 8 बजे था 2 घंटा सो लिए भागना पड़ेगा 4 बज के लिए 3 बजे नींद आ रही है घर जाना है जब टाइमिंग पे डिपेंड करता है चलो ठीक है हमारा रखना मार्च पास देखा सबने जो रिपब्लिक डे वाला होता है अपने स्कूल में होता है ना हमारे घर किसी ने पार्टिसिपेट किया सो अगर ड्रम्स फास्ट बजते हैं गालियाँ तो बाद में पड़ती है उनको कि सर स्लो बजा लेकिन यू हैव टू वॉक फास्टर राइट अगर ड्रम स्लो है you march a bit slow think of the clock as the drum for this entire operation ये जो भी अपना नाटक चल रहा है यहाँ पे ये सबका कंट्रोल बाय क्लॉक है होता क्या है पीछे इलेक्ट्रिसिटी किसको पता है क्या होता है क्या होता है ओके एक्सप्लेन क्या हो जाएगा सही और स्टोर पे उसका होता क्या है बाद में एक एनर्जी स्टोर हो गई गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट सो थोड़ा इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट ठीक इसका उल्टा क्या हुआ है हाँ क्या क्या लगता है मैं उसको एक करंट दे दूँ तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा सोच के देखो करेगा और ये अपन कहाँ देखते हैं हाँ बजर ना एक्चुअली देखते होंगे नॉट एग्जांपल एक बहुत सिंपलर एग्जांपल है वॉचेस वो क्वार्ट्ज वॉच कभी सुना क्या होता है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है बैटरी का बंद रहती है तो बंद हो जाता है बैटरी डालते तो क्या होता है जो बैटरी का एनर्जी होता है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को दोनों साइड से दिया जाता है पॉजिटिव नेगेटिव उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मारते हैं इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग यू कैन precisely tune the vibration that it generates so that every single oscillation is for 1 second or not 1 second बहुत दूर की बात करें इसको एक मिली सेकेंड है मतलब नैनो सेकेंड लेवल पे जाके उसका ऑसिलेशन ट्यून कर सकते हो ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने 5 वोल्ट डीसी लिया एक क्रिस्टल को दिया उसका वाइब्रेशन जो है उसको कपल किया टू अ जनरेटर सुनो डीसी सिग्नल आ रहा है ठीक है क्रिस्टल को वाइब्रेट कर रहा है वो क्रिस्टल का जो वाइब्रेटर है वो और किसी सर्किट को पास किया है हमने ताकि जब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो मेरे पास एक साइकिल है क्या लगता है क्या होगा कोई पीडब्ल्यूएम जनरेशन वाला काम होगा अब पीडब्ल्यूएम जनरेशन मतलब इट्स एक क्रिमिनल फॉर दिस क्यों क्योंकि सिग्नल सेम है नाम है द पॉइंट इज if you take a crystal you give it a pure 5 volt supply ठीक है जो उसका वाइब्रेशन है you couple that vibration to a signal generator what you will get is a pure sine wave output ठीक है ये sine wave output functions like a clock for our system
you pass this sine wave output onto the processor, it gets its power that way. That makes sense? कैसे समझना कैसे? चलो थोड़ा सा bear with me. It will start making much more sense. ठीक है? Let's read क्या लिखा है. हाँ ठीक है. So इसका मतलब क्या है? How do we use this? मैंने CPU cycles की बात करी थी, execution की बात की थी. चलो ऐसे समझ लो कि मेरे को for loop का काउंट करना है, ठीक है? तो every clock cycle will increment it by 1. मेरे को एक रजिस्टर से डेटा फेच करना है, उसको डिकोड करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है. In reality, multiple clock cycles can be taken for each, but for now, map it as for one clock cycle it will fetch something. The next cycle it will decode it, or the next cycle it will execute. So, the faster the clock cycle, the faster the processing. Basically, it will time every single operation that I do. हर एक ऑपरेशन जो भी काउंटिंग है, जो भी फेच है, जो भी डिकोड है, एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इट्स टाइमिंग बाय माय क्लॉक्स. ठीक है? अब क्या लगता है कि एक क्लॉक सिग्नल आया तो वही का वही क्लॉक सिग्नल मेरे सारे पेरिफेरल्स में आया. क्यों? One peripheral might require different clock. So कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो स्पीड ऑफ क्लॉक मैं अपने सीपीयू को देता हूँ, तो वही स्पीड जीपीयू को नहीं दे सकता हूँ. फिर मैं वही स्पीड जो है मेरे टाइमर्स को तो नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि जो हैंडलिंग कैपेसिटी मेरे सीपीयू की इज मच मोर देन टाइमर्स और मच मोर देन एनी अदर पेरिफेरल. Does that make sense? यार जिस स्पीड पे मेरा क्लॉक चल रहा है उसी स्पीड में बाकी पेरिफेरल्स चला नहीं सकता. I need to run them at a slower speed, or I should say at a pre-scaled speed. So there is this concept called clock trees. इसमें होता क्या है? एक इनपुट क्लॉक होती है, वो अलग-अलग डिवाइडर्स को पास ऑन होती है. ये डिवाइडर्स उसकी फ्रीक्वेंसी को स्केल डाउन करता है एंड एक पर्टिकुलर केस में इस फ्रीक्वेंसी को स्केल अप करता है. अब वाला केस देखेंगे, ठीक है? तो स्केल डाउन करते हैं एंड देन दे जनरेट समथिंग कॉल्ड एज पेरिफेरल क्लॉक्स और सिस्टम क्लॉक्स. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड AHP क्लॉक और APB क्लॉक. अब AHP और APB में फर्क क्या होता है? बहुत इजी समझ लो. APB इज अ स्लोअर बर्स्ट, AHP इज द फास्टर बर्स्ट. कुछ पेरिफेरल्स होते हैं जो AHP को कनेक्टेड होते हैं सो दैट दे कैन डिलीवर ऑपरेशंस एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, एंड सम पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द APB बस. They are not as speed efficient or no speed hungry as rather say. So अगर पूरा स्लोअर ऑपरेशन दे रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं होगा. इसको रिलेट करना हो, कुछ टाइमर्स है जो AHP पे होते हैं, कुछ टाइमर्स जो APB पे होते हैं. Not all, some of them are. So advanced timers are on AHP bus. That's why they are called advanced timers. कुछ जनरल टाइमर्स, बेसिक टाइमर्स are on the APB bus. तो फर्क ही नहीं पड़ता उससे. ठीक है? Back to the point. So there is this thing called clock tree, जो पूरे MCU के जितने भी पेरिफेरल्स हैं सब तक पावर डिलीवरी का काम करता है. Keep in mind, just because मेरा CPU चालू है, इसका ये मतलब ये कि मेरे सारे पेरिफेरल्स भी चालू हैं. I need to enable the delivery of clock to them. अब तुम सोचोगे कि क्यों करना? सीधी सी बात है, करंट बचाना, जो पावर कंजम्पशन बचाना. ठीक है? मैं टाइमर्स यूज ही नहीं करना, ADC यूज ही नहीं कर रहा, DMA यूज ही नहीं कर रहा, उसको क्लॉक क्यों देते हो ना? उसको पावर ऑन की प्रोफिट्स लाइक अपन बोलते हैं ना, रूम से बाहर जा रहा है तो लाइट फैन ऑफ कर दिया, क्यों कर रहा होता है? ताकि अगर कोई यूज ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पे फालतू इलेक्ट्रिसिटी जा रही है. Same way, if a peripheral is not being used, there is no point in giving clock to it. That is why we have this thing called clock. Two requirements. One, not all peripherals operate at the same frequency of clock as the CPU. And two, not all peripherals need clock in the first place. So we have circuitry in place which forms a clock tree. Okay? And this circuitry does exactly what I said. They deliver clock as and when configured. Keep in mind, not as and when required, as and when configured. So जब अपन bare metal coding करते हैं, it is what do I say,
राम नाम बोलते हैं उसको कि यार अपन नोटबुक्स पे जय श्री राम लिखते हैं ना, सबसे पहले आप अगर नया पेन लिए हो तो सबसे पहला शब्द स्टिकर पर श्री लिखते हो अपन, जो बैल बटन को करते हो ना, सबसे पहला लाना फोड़ होता है भाई क्लॉक एनेबल करो इसके लिए, क्योंकि तुम उस पेरिफेरल का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, उसकी KPIs लिख दोगे, उसको कंट्रोल कैसे करना सब लिख दोगे, लेकिन नहीं चलेगा, क्यों? क्लॉक नहीं है। एंड क्या मतलब मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ? हाँ मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। 2 दिन गए थे मेरे एक चीज़ के पीछे कि GPIO ऑन ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, मेरी खुद की लिखी हुई ड्राइवर से पता चला क्लॉक ही नहीं दिया मैंने उसको। सो दैट इज द थिंग, याद रखो, इट इज नॉट गिवन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इट इज गिवन एज एंड व्हेन कंट्रोल्ड। तुम हाँ बोलोगे तभी वो कुछ समझ कर सीरीज बात। नाउ व्हेन यू यूज द API अपना जनरेटर, हालर इज यूज करेंगे, QMX जनरेटर जिसको कहते हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। बट you look at the actual generated code, जो पहली चीज़ होती है वो clock enablement होती है उसकी। ये ठीक है, we'll take a look at the actual generated variables। ठीक। So अगर clock के एग्जांपल देखना हो किसी को, this is the अपना MC का clock, ये एक पेज में फिट नहीं होता है, यहाँ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे OSC 32 in है, OSC 32 out है, but ये pins है। I want to focus at these things। LSR RC, LSE OSC, HSE OSC, यहाँ पे मैं PLL लेकर दूँ, ये देखो PLL OSC सब, और एक HSR की चीज़ होती है, ठीक है? But I want you to focus on is these 5 items: PLL, HSR, HSE, LSR, LSE. What's simple? These are nothing but different sources of clock. मेरे को जो crystal oscillator वाला पार्ट, तो ये ऑसिलेटर कहाँ से आएगा और ये जो स्क्वायर होगी वो कहाँ से आएगा? इसके टेक्निकली 4 सोर्सेज होते हैं। PLL 5वां सोर्स माना जाता है, एक्चुअली क्यों होता है? ठीक है, देखो लोग बैठा होगा। अरे चलो, नेक्स्ट वाला भी नोट्स हाँ ये देख लो। क्या है? जो एक्सटर्नल सोर्स है, which is तुम कोई अलग से चल रहा है फंक्शन जनरेटर होता है क्या? अगर फंक्शन जनरेटर से मैंने 5 वोल्ट स्क्वायर का आउटपुट दे दिया तो इसको पास ऑन कर दिया, ठीक है? दैट कैन हैपन फ्रॉम सिस्टम। और इस केस में मेरे को क्रिस्टल की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्रिस्टल क्या करता है? स्क्वायर भी देता है। मैं कह रहा हूँ भाई मास्टर क्रिस्टल में स्क्वायर दे देता है। आई विल टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द स्क्वायर, आई विल एंश्योर कि उसमें सिग्नल डेविएशन नहीं है, उसका राइज टाइम फॉल टाइम बहुत अच्छा है, सिग्नल क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉइज बहुत कम है, सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम इसको छोड़ दो, इट इज कॉल्ड एज HSE बाईपास। ये एक मोड होता है जो अपने को अपने माइक्रोकंट्रोलर में दे रखा है, इट इज HSE बाईपास। इट मींस दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द इनपुट, दैट्स ऑल, ठीक है? द अदर पार्ट इज क्रिस्टल एंड सेरामिक रेजोनेटर, जो अपना पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को कौन चलाता है? दीस रेजोनेटर्स, दीस ऑसिलेटर्स आर दीस पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, छोटे-छोटे क्रिस्टल, ठीक है? अब 2 टाइप के होते हैं, या तो हाई स्पीड या लो स्पीड, या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है ऑन चिप, मेरा MC को उसी के अंदर मैंने गार्ड रखा है, ठीक है? एक्सटर्नल मतलब कहीं से तो ये सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और हाई स्पीड मतलब इसका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा, लो स्पीड मतलब कम है, क्वाइट क्लियर। अब फर्क ऐसा होता है, लो स्पीड एनीथिंग, be it LSR, be it LST, is usually a circuit called as an RC oscillator. इसमें piezoelectric concept नहीं है, इसमें it is purely electric, resistor, capacitor, oscillator. ये generate ये circuit कैसे होता है शो एक सेकंड में। High speed anything is usually an oscillator, ठीक है? क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को वाइब्रेट करवाना at a faster rate is much more economical when it comes to power consumption, as it is to do it with the actual electrical output. RC अगर circuit design करूँ to give me something that can output 8 megahertz, compare that with एक oscillator ले लो उसको 5 वोल्ट ले लो तो 8 मेगाहर्ट्ज जनरेट करके दे देगा। What is easier is to generate via the oscillator. इसीलिए anything high speed is done by the mechanical, anything low speed is done by the electrical. इतना sounds थोड़ा सा लॉजिक, चलो सर्किट देखते हैं उसका क्या होता है। ये लो, ये तुम्हारा RC फीडबैक,
So अगर कोई internal clock लगा है तो you can have this RC feedback for your internal clock. नहीं ये डायग्राम ऊपर नहीं से तो LSC के अंदर ही आना चाहिए. हाँ सॉरी हाँ get it. Let me know. नोट्स में मैं फिर से सर्किट दिखा दूंगा उसका. आई वोंट एक्सप्लेन हाउ दैट ऑसिलेटर वर्क्स. स्टेट में अगर कोई वो ऑसिलेटर जनरेट नहीं दे देगा, यू हैव टू गिव इट सम सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो पावर ऑन करता है मिलता है उसको, एंड व्हाट इट गिव्स अस इज द आउटपुट एट 32.768 हर्ट्ज. एनीथिंग इन लो स्पीड, बी इट द आरसी ऑसिलेटर और लो स्पीड क्रिस्टल जो आप एक्सटर्नली दे रहे हो उसको, इट विल इनपुट एट 32.768 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज. सॉरी ठीक है. This has been mandated by design. Last part है थोड़ा सा ध्यान दो like after this the lecture. ठीक है. And anything which is crystal oscillator gives you 8 megahertz. हाँ oscillator अगर यूज कर रहे हो crystal oscillator will give you 8 megahertz input. ठीक है. अब एक और चीज होती है. So अपना बोर्ड का मैक्स क्लॉक स्पीड क्या है? 168 right? बट इनपुट में तो इसके आसपास कुछ गया नहीं. आई वाज ईदर एट 8 मेगाहर्ट्ज या फिर 32 समथिंग किलोहर्ट्ज. so 168 कहाँ से आता है? एनी गेस? हाँ तो स्केलिंग अप का एक पर्टिकुलर टर्म है. इट इज स्केल्ड अप बट इट इज समथिंग कॉल्ड एज PLL, फेज ऑफ व्यू. अब PLL क्या होता है? लेट्स सी. इसमें जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है इसको वी कैन टेल कि अपने को किस आउटपुट पे फ्रीक्वेंसी चाहिए. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं और सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को बताना चाहिए. ठीक. सो दिस इज कॉल्ड अ फेज डिटेक्टर, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर और लूप फिल्टर एंड द एक्चुअल आउटपुट सिग्नल जो अपने को वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से बाहर है. ठीक है. रेफरेंस पे वी गिव वन ऑफ द फोर क्लॉक जो भी अपना इनपुट आ रहा है बीट 8 मेगा बीट लो स्पीड. अब अपन लो स्पीड कंसीडर करते हैं मिनी पर फेज. क्यों? क्योंकि सब कुछ केस में हम किलोहर्ट्ज टू 168 मेगाहर्ट्ज इज पॉसिबल इन थ्योरी बट नॉट इन प्रैक्टिस. क्योंकि जितने बार हम स्केल अप करते जाओगे एज हीट आउटपुट. So you can't infinitely scale something. You have some sort of limitation on how much you can scale in the first place. Infinite scaling होती तो भाई मैं इंडस्ट्रियल वाटर कूलर लगा दूँ उस पर, मैं किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले जाऊँगा गीगाहर्ट्ज से लेकर क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरा असली सम इलेक्ट्रोमैकेनिकल लिमिटेशन ऑन इट इज राइट. सो 8 मेगाहर्ट्ज का रेफरेंस रखा है. You can configure the voltage control oscillator कितने क्लॉक स्पीड पे तुम्हें स्केलिंग रखना है. There's something called the phase detector and then the loop filter. Now, you know what? I'll give you this as and again मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ाने वाला नहीं. I want you guys to actually look into the operation of PLL. ठीक है. How does a phase detector know when the reference and the output or the target is out of phase? ठीक है. How does a voltage controlled oscillator actually work? लूप फिल्टर का मतलब क्या होता है? ठीक है. और ये लूप एग्जिट का होता है. What is the exit condition of a PLL? I want most of like every single one of you guys to actually go on Google. Reference में links provide करें हैं. बहुत से tutorials हैं. They will tell you the exact operation of every single one of these components. And ये थोड़ा सा समझना important है क्योंकि ये बहुत जगह का यूज करता है. ठीक है. So from a user's perspective, PLL का काम आता है when we need to get a higher clock frequency. So 8 से ऊपर अगर कुछ भी चाहिए अपने as the clock frequency, you have to use PLL. Which basically means in most of the cases that production grade software use, you have to use PLL. It is in terms of microcontrollers. It is used just for, not just for majority, like majorly it is used for scaling up the input clock voltage.
fair enough. अब इसका ना RF सिग्नल्स में बहुत यूज होता है. अगर रेडियो ट्रांसमिशन ठीक है एंटेना से रेडियो करके पढ़ोगे वहाँ पर PLCs बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. They are used to boost up the signals at a higher frequency. सोचिए देखिए अभी क्या होता है. ठीक है. ठीक है. सो बेसिक जो पेरिफेरल समझने थे they were what we had a look at. We understood the memory, the two major types, and the core coupled part of the memory. We took a look at the basics of GPIOs, voltage errors क्या होते हैं, क्या नहीं है, क्या करना है, interrupts है, क्या करना है, क्या होते हैं, क्या नहीं. ठीक है. Then we come to clocks, NVD, XTR पढ़ने के बाद, and how does it all basically come together. ठीक है. जो भी आपके पेरिफेरल्स होते हैं, they power, they talk with each other via the buses, the AV buses. ठीक है. और इसके basically controls. Now, for the lab, we are going to do two things. अपन ये देखने वाले हैं कि 168 मेगाहर्ट्ज and 16 मेगाहर्ट्ज इन दोनों क्लॉक स्पीड पे अगर हम प्रोसेसर को ऑपरेट करता है, सो यार फर्क क्या होता है. ये विजुअलाइज करने का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आता है. वी गोइंग टू डू दैट. एंड सेकंड, जो अपने प्री-स्केल क्लॉक्स होते हैं ना, सो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट एग्जैक्टली उसका प्री-स्केल आउटपुट कितना होता है, फिर कैसे काम होता है. सो व्हाट रजिस्टर्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू प्री-स्केल सिस्टम क्लॉक ऑनटू योर पेरिफेरल क्लॉक. सो सिस्टम क्लॉक अगर मेरा 168 का है, ठीक है, मेरा AHV1 का क्लॉक कितना होता है, वो कैसे प्री-स्केल होता है. वी टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दैट. And to understand the meaning of clock when it comes to processing power, yeah, it already been karana using a for loop. But you will see for the same for loop, just because I have varied the clock frequency 168 and 60, so exact फर्क क्या है. Nothing in the code will change, only the clock speed will change. And we'll actually look at it here, what just happened. Sounds fair? So we'll come at 1:15. खाना खा लो, फिर मजे कर लेना. Lab will go on till 2:30 to 2:30 or to start out 3 o'clock 15 will be done.